सडनली एक मेड ने बेबी के पास एक बॉक्स रख दिया। उस बॉक्स के अंदर थीं 2 डेडली पॉइजनस स्नेक्स। सबको लगा अब बेबी डर जाएगा, रोएगा या फिर कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन बेबी बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं था। ना कोई हेजिटेशन, ना कोई फियर। वो कामली आगे बढ़ा और दोनों स्नेक्स को अपने बेयर हैंड से पकड़ लिया और क्रश कर दिया। नेक्स्ट डे पूरा हाउस शॉक में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था एक बेबी ने 2 डेडली स्नेक्स कैसे मार दिए। उस दिन सबको समझ आ गया ये बेबी नॉर्मल नहीं था। कहानी विकिर वैन बास्करविल की है, जो बास्करविल फैमिली का एक हाउंड है। दुनिया की नज़र में वो अपनी फैमिली का सबसे लॉयल हाउंड माना जाता है, लेकिन उसके फादर पर एक फॉल्स चार्ज लगाया जाता है। उसे डीमंस के साथ एसोसिएट करने के आरोप में फ्रेम कर दिया जाता है और ग्लटन ब्लेड से एग्जीक्यूशन की सेंटेंस दे दी जाती है। रैबिट को कैच करने के बाद वो प्रे करता है कि उसे हंटर की लाइफ दोबारा ना मिले। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां विकिर रीबॉर्न होता है। वह चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। उसकी बॉडी उसे बहुत हैवी लगती है और आसपास का माहौल बहुत लाउड लगता है। वह सोचता है कि कहीं ये हेल तो नहीं। तभी उसे पता चलता है कि ये ग्रैंड एस्टेट ऑफ बास्करविल फैमिली है। सामने बास्करविल फैमिली के पेट्रियार्क ह्यूगो बास्करविल खड़े होते हैं। वह सभी बच्चों को देखकर कहते हैं कि यहाँ कोई स्पेशल चिल्ड्रन नहीं है, सब ट्रैश जैसे लगते हैं। वह असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि इन सभी बच्चों को कार्डिनल स्वॉर्ड ले जाया जाए। विकिर ये समझ जाता है कि यही असली कल्प्रिट्स हैं। वह सोचता है कि अभी वो न्यूबॉर्न बेबी है, लेकिन पास्ट लाइफ में वो एक ट्रेन्ड हाउंड था। उसकी ट्रेनिंग बहुत पुअर एनवायरनमेंट में हुई थी, जहां टेंशन, अब्यूज, थ्रेटनिंग और डेंजरस मिशंस आम बात थीं। एक हाउंड को अपने हर डर्टी वर्क का ध्यान रखना पड़ता है और सब कुछ परफेक्टली करना होता है। बास्करविल फैमिली 7 फैमिलीज में बेस्ट मानी जाती है। उसकी लॉयल्टी का रीजन सिर्फ यही था कि फैमिली उसे एक्नॉलेज करे। 10 साल बाद जब डेमोनिक गेट ओपन हुआ, ह्यूमंस और डीमंस के बीच फाइट हुई और ह्यूमंस विक्टोरियस हुए। रिवॉर्ड में उस लॉयल हाउंड को मिला डेथ सेंटेंस। रीज़न ये था कि हाउंड बहुत ज़्यादा जानता था। वो डिसाइड करता है कि वो लाइफ दोबारा कभी नहीं जिएगा। उसे अभी तुरंत रिवेंज चाहिए, लेकिन वो न्यू बॉर्न है, इसलिए कुछ कर नहीं सकता। कार्डिनल स्वॉर्ड की तरफ मूव करना उसके लिए स्ट्रांग बनने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब उसका गोल सिर्फ स्ट्रांग बनना है। कार्डिनल स्वॉर्ड में बैट सर्कल फैमिली के न्यूबॉर्न बेबीज को ट्रायल्स के लिए भेजा जाता है। ट्रायल के बाद उन्हें स्टिक्स रिवर में एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाता है, ताकि टैलेंट देखा जा सके। स्टिक्स रिवर एक लेजेंडरी रिवर है। वहां बच्चों को डुबोया जाता है ताकि उनकी बॉडी आयरन जैसी हार्ड बन सके, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। वहां पहुंचने के लिए शार्प ब्लेड वॉल को क्रॉस करना पड़ता है। पास्ट लाइफ में उसके ब्रदर्स ने उसे बाहर निकाल दिया था, इसलिए उसे इफेक्ट नहीं मिला था। लेकिन इस बार वो डिसाइड करता है कि वो स्टिक्स रिवर में जितना हो सके उतना देर तक रहेगा। स्टिक्स रिवर का वाटर कट्स के थ्रू उसकी बोन्स में घुसने लगता है। अच्छी शुरुआत के साथ सब कुछ अलग महसूस होता है। वह डिसाइड करता है कि चाहे कितना भी पेनफुल हो, वह जितना हो सके उतना एंड्योर करेगा। बाहर सर्वेंट्स पैनिक करने लगते हैं और यंग मास्टर को बाहर आने के लिए चिल्लाते हैं। ह्यूगो हंसता है और बैरीमोर से पूछता है कि कितना टाइम हो गया। बैरीमोर बताता है कि अराउंड 7 मिनट्स हो चुके हैं। ह्यूगो कहता है कि लगता है उसकी डेथ हो गई है और विकिर को बाहर आने को कहता है। विकिर उसकी आवाज़ सुनता है और सोचता है कि वह इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगा। उसे जितना हो सके उतना अब्जॉर्ब करना है। कुछ ही टाइम में उसकी सांस टूटने लगती है और वह डूबने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एंड्योर और अब्जॉर्ब चलता रहता है। आखिर में ह्यूगो उसे बाहर निकालता है और कहता है कि लगता है इस चाइल्ड के लिए स्टिक्स रिवर भी इनफ नहीं था। वह देखता है कि बच्चे ने पानी पी लिया है और उसके दांत भी निकल आए हैं। बैरीमोर उसका नाम पूछता है और कहता है कि ये बच्चा बहुत ग्रीडी है। अंदर ही अंदर विकिर सोचता है कि अभी वह साइलेंटली अपना स्किल शार्प करेगा। जब टाइम आएगा तब वह बास्करविल फैमिली के मास्टर का सिर अलग कर देगा। फिर बताया जाता है कि बास्करविल फैमिली का एक चाइल्ड 8 साल की एज में जीनियस और बहुत टैलेंटेड था, लेकिन फैमिली उसे ऑर्डिनरी बताती थी। 20 साल की एज में वह असैसिनेशन मिशंस लेने लगा। 29 साल में उसे पता चला कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप लिमिट पर पहुंच गई है। 30 साल की एज में डेमोनिक गेट ओपन हुआ। 35 साल की एज में उसने डिस्ट्रक्शन मॉन्स्टर्स को इंड्योर किया। 39 साल में मॉन्स्टर्स का एंड हुआ और ह्यूमन रेस जीत गई। 40 साल की एज में उसे उसकी लॉयल्टी का रिवॉर्ड मिला, जो था फॉल्स एक्यूजेशन और ग्लटन ब्लेड से एग्जीक्यूशन। ग्लटन ब्लेड से विकिर की आंखें खुलती हैं। वह सोचता है कि क्या ये नर्सरी है। सब देखकर उसे यही लगता है। वह सोचता है कि उसने सच में स्टिक्स रिवर अब्जॉर्ब कर लिया और ये पास्ट लाइफ से बेटर स्टार्टिंग है। तभी एक नर्स एक बॉक्स लाकर विकिर के बेड पर रख देती है और कहती है कि मैडम चाहती थीं कि ये बॉक्स यहीं रखा जाए। विकिर सोचता है कि उसे कभी कोई गिफ्ट नहीं देता। बॉक्स से 2 मांबा निकलते हैं। वह सोचता है कि क्या उसे असैसिनेशन के लिए भेजा गया है।
वह समझता है कि शायद कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए ये किया गया है, लेकिन इससे बाकी बेबीज की डेथ हो सकती है। वह दोनों माम्बा को अपने हाथ में पकड़ता है और सोचता है कि उसे बास्करविल फैमिली से यही एक्सपेक्ट था। वह डिसाइड करता है कि वह पूरी फैमिली को अपने दोनों हाथों से गिरा देगा। अगली सुबह सभी लोग शॉक हो जाते हैं। विकिर आराम से सो रहा होता है और उसके आसपास डेड माम्बा पड़े होते हैं। उस रात के बाद वहां मौजूद सभी लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, लेकिन माम्बा कहां से आए इसका रीजन किसी को पता नहीं चलता। ये सीक्रेट सिर्फ यंग हाउंड्स तक ही रहता है। 8 साल बाद क्लास शुरू होती है। सभी स्टूडेंट्स को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई जाती है और उसके लेवल्स बताए जाते हैं। अगर कोई स्वॉर्ड को माना के साथ इन्फ्यूज नहीं कर सकता तो उसे बिगिनर माना जाता है। जो स्वॉर्ड के साथ माना इन्फ्यूज कर लेता है वह स्वॉर्ड एक्सपर्ट कहलाता है। जब ब्लेड माना के साथ मर्ज होकर लिक्विड या आउरा जैसा दिखने लगे तो उसे आउरा स्वॉर्ड कहते हैं। जब वो सॉलिड हो जाए और उसका फॉर्म क्लियरली चेंज हो जाए तो उसे स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। विकिर सोचता है कि ह्यूगो ऑलरेडी एक स्वॉर्ड मास्टर है और उसे अपनी पावर रीगेन करनी होगी। टीचर बताता है कि विकिर फिजिकली स्ट्रांग है और स्टिक्स रिवर में 7 मिनट्स तक रहा था। बस उसे सिखाने की ज़रूरत है। वह दूसरे स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है। पेट्रियार्क ये सुनकर खुश महसूस करेगा। विकिर सोचता रहता है कि ह्यूगो को मारने में अब कितने साल और लगेंगे। क्लास खत्म होने के बाद 3 स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं और उसे गार्बेज कहते हैं। वे कहते हैं कि उसके बारे में रूमर्स चल रहे हैं कि वह स्टिक्स रिवर में 7 मिनट्स तक टिका रहा था और उसने बचपन में 2 माम्बा भी मार दिए थे। विकिर सोचता है कि वह इन तीनों को जानता है। यही वही लोग हैं जिन्होंने पास्ट में उसे स्टैब किया था जब वह डेफेमेशन से भाग रहा था। तीनों उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। विकिर के अंदर का पेन 10 साल से जमा होता रहा है और वह सोचता है कि अब उन्हें उनकी जगह दिखानी होगी। तभी उनमें से एक नाइफ निकालता है और कहता है कि उसने सुना है कि स्टिक्स रिवर में 7 मिनट्स रहने से बॉडी आयन जैसी हो जाती है तो ब्लेड से इंजरी नहीं होगी। वे उसे पकड़ लेते हैं, मुंह पर हाथ रख देते हैं और देखते हैं कि वह कितनी देर सांस रोक सकता है। 3 मिनट, फिर 10 मिनट गुजर जाते हैं और वे शॉक हो जाते हैं। जब वे हाथ हटाते हैं तो देखते हैं कि उसने उसका हाथ बाइट कर लिया है। वे डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। विकिर कहता है कि उन्हें जाने कौन देगा। एक लड़का गुस्से में उसे मारने जाता है लेकिन विकिर उसे किक मार देता है। दूसरा लड़का नाइफ से स्टैब करने की कोशिश करता है लेकिन ब्लेड उसकी स्किन के अंदर जाती ही नहीं। विकिर कामली सोचता है कि पावर और टैलेंट एज पर डिपेंड नहीं करता। विकरवन कहता है कि ये बास्करविल है, यहाँ एज मैटर नहीं करता। अगर किसी के पास स्ट्रेंथ और टैलेंट है तो वही सब कुछ है। उसे लगता है कि अब ये ब्रदर्स का एंड है। एक लड़का कहता है कि उसके बारे में र्यूमर सच था। जैसे ही विकरवन उसे मारता है वैसे ही दूसरा भाई भी हमला करने आता है, लेकिन विकर उसे भी एक किक में गिरा देता है। विकरवन कामली कहता है कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो वे हील हो सकते हैं, लेकिन वो उन्हें इस रूम से इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उसे लगता है कि वे लोग पूरी जिंदगी हैंडीकैप रहेंगे। फिर वो कहता है कि वो जनरस बनता है और उन तीनों में से किसी एक को जाने देगा, लेकिन कौन जाएगा ये उन्हें खुद डिसाइड करना होगा। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी डिसीजन लेने को कहता है। कम से कम किसी एक का तो जिंदा रहना जरूरी है। तीनों एकदम डर जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। उसी दौरान बास्करविल टेरिटरी में हलचल मच जाती है। बैरीमोर क्लैन के हेड को रिपोर्ट देता है कि मॉर्गन क्लैन दूसरे क्लैन के साथ क्रैश हो गया है रूबी माइन को लेकर। मॉर्गन क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव कहती है कि वो माइन उनकी है। क्लैन हेड कहता है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इस मैटर को डिस्कस करने की। मॉर्गन क्लैन वैसे भी खुद उनके पास आएगा। बैरीमोर आगे रिपोर्ट देता है कि रिसेंटली चिल्ड्रन का एग्जाम हुआ था, उसमें यंग मास्टर बैचर फर्स्ट प्लेस आया है। क्लैन हेड पूछता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब है। बैरीमोर बताता है कि 5 डेज में है और कैसल गार्डियन नाइट स्ट्रिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लैन हेड कहता है कि तब तक प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। बैरीमोर एक और बात बताता है कि कैसल में यंग मास्टर्स के बीच एक बड़ी फाइट हुई थी। क्लैन हेड पूछता है कि कितनों की डेथ हुई। बैरीमोर कहता है कि डेथ किसी की नहीं हुई, लेकिन यंग मास्टर हैबर्स के दांत कंप्लीटली डैमेज हो गए हैं। यंग मास्टर मिलब्रॉस के जॉस कलंदर धस गई है और यंग मास्टर लॉब्रॉस की एक फिंगर कट गई है। ट्रीटमेंट तो हो गया है, लेकिन मेंटल डैमेज बहुत ज्यादा है। क्लैन हेड हैरान होता है और कहता है कि वे तीनों तो बहुत क्लोज थे, आपस में फाइट कैसे कर सकते हैं। बैरीमोर बताता है कि वे तीनों आपस में नहीं लड़े, उनका यंगर ब्रदर, वही जिसने एग्जाम में फर्स्ट प्लेस लिया, उसी ने उन्हें इस हालत में पहुंचाया है। बैचर को क्लैन हेड के पास बुलाया जाता है। क्लैन हेड कहता है कि वो काफ़ी बड़ा हो गया है। बैचर पोलाइटली ग्रीटिंग करता है। क्लैन हेड उससे पूछता है कि ट्रिपलेट्स को एडवांस क्लास मिल रही है और ये भी सुना है कि वे बहुत क्लोज थे। वो ये नहीं पूछता कि फिजिकल डैमेज कैसे हुआ, बल्कि ये पूछता है कि बैचर ने उनका दिल कैसे तोड़ दिया। अब वे साथ खाना भी नहीं खाते, एक दूसरे से बात करना तक छोड़ चुके हैं। उनका 3 मैन कॉम्बिनेशन अटैक एक आर्ट था, लेकिन अब वे अलग अलग हो गए हैं।
क्लैनहेड पूछता है कि क्या बैचर को नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। बैचर कामली कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। क्लैनहेड कहता है कि उसी ने उन्हें उस स्टेट में पहुंचाया है। बैचर कहता है कि वो उन तीनों से स्ट्रॉन्गर है और स्ट्रॉन्गेस्ट कभी मिस्टेक नहीं करते। क्लैनहेड बताता है कि उसका ब्रदर अभी आया था और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग कर गया है। वो पूछता है कि क्या बैचर को ज़रा भी गिल्ट नहीं है। बैचर पास्ट की एक मेमोरी याद करता है। रिग्रेशन से पहले बास्करविल क्लैन का एक चाइल्ड ह्यूगो से मिलने आया था और माफ़ी मांग रहा था। बैचर के लिए फॉरगिवनेस सिर्फ वीक लोगों का एक्सक्यूज़ है जो रिवेंज नहीं ले सकते। उसके लिए स्ट्रेंथ ही जस्टिस है। क्लैनहेड ये सुनकर कहता है कि इसका मतलब बैचर समझ गया है कि वीक क्या होता है। वो उससे पूछता है कि बास्करविल क्लैन का मोटो क्या है। बैरीमोर आंसर देता है कि वॉल्ट में जाओ और जो चाहिए ले लो, लेकिन उतना ही जितना कैरी कर सको। बैचर पूछता है कि क्या वो चॉकलेट खा सकता है और वहां से चला जाता है। क्लैनहेड उसे वार्निंग देता है कि अपकमिंग मिड टर्म असाइनमेंट में अच्छा परफॉर्म करना है और किसी से हारना नहीं है। बैचर मेन हाउस में चॉकलेट लेने जाता है और ककाओ बीन्स मांगता है। सर्वेंट बताता है कि एक बीन से 100 लीटर चॉकलेट बन सकती है और उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। बैरीमोर सोचता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतने बिटर बीन्स कैसे खा सकता है। लगता है यंग मास्टर बैचर को सच में चॉकलेट बहुत पसंद है। वो क्लैनहेड की बात मानते हुए उतना ही कैरी करता है जितना पॉसिबल है और उसी मेथड से चॉकलेट एंजॉय करता है। बैरीमोर सोचता है कि बैचर की पर्सनैलिटी बहुत यूनिक है। वो चॉकलेट प्रोसेस करवाना नहीं चाहता, उसे रॉ ही खाना पसंद है। यही बीन्स 5 दिन बाद प्रैक्टिकल एग्जाम में सामने आएंगी और उस दिन एक अनप्रेसिडेंटेड मैसिव इंसिडेंट होगा। फिर बताया जाता है कि बास्करविल क्लैन को वर्ल्ड में बर्जरकर क्लैन कहा जाता है। यहाँ चिल्ड्रन के बॉर्न होते ही उन्हें आउटसाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेज दिया जाता है। उन्हें माउंटेन्स क्लाइंब करनी पड़ती हैं स्टैमिना ट्रेनिंग के लिए। जैसे ही वे चलने लायक होते हैं उन्हें रेस्ट नहीं मिलता। उन्हें डेमोनिक क्रीचर्स की बॉडीज के पास या बेबी डेमोनिक क्रीचर्स के पास सोना पड़ता है ताकि इन्वायरमेंट और टफ बने। 8 साल की एज में असेसमेंट होता है और इसी वजह से इसे बर्जरकर क्लैन कहा जाता है। टेस्ट के लिए सभी स्टूडेंट्स जंगल में भेजे जाते हैं। ये जंगल डेमोनिक क्रीचर से भरा होता है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि टास्क सिंपल है, 1 मंथ तक सर्वाइव करना है और स्ट्रॉन्ग डेमोनिक क्रीचर्स हंट करने हैं। पॉइंट सिस्टम बताया जाता है। किसी को बचाने पर पॉइंट्स, बिना इंजरी बचाने पर ज़्यादा पॉइंट्स, मास्टर लेवल अटैक से सर्वाइव करने पर पॉइंट्स, डेमोनिक क्रीचर को एंड करने पर ज़्यादा पॉइंट्स और डेथ होने पर 0 पॉइंट्स। स्टूडेंट समझ जाते हैं कि 100 पॉइंट्स लाना आसान नहीं है। सब लोग बैचर के बारे में बात करते हैं कि वही रिटन एग्जाम में फर्स्ट आया था। बेल बजते ही एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। इंस्ट्रक्टर क्लियर करता है कि किलिंग फॉरबिडन है, किलिंग करने पर पॉइंट्स रिडेक्ट होंगे, इसलिए गार्डिंग डॉग्स भेजे गए हैं ताकि अननेसेसरी किलिंग कम हो। बैचर एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया की तरफ जाता है। उसके पीछे एक पर्सन छुपकर उसका पीछा करता है। वो सोचता है कि यंग मास्टर बहुत जीनियस है और उसके स्किल्स देखने के लिए उत्सुक है। बैचर एरिया देखकर कहता है कि ग्राउंड सॉफ्ट है और ये जगह ठीक है। वो डिसाइड करता है कि फिलहाल यहीं रुकना है और वेकेशन की तरह एंजॉय करना है। छुपा हुआ पर्सन कंफ्यूज हो जाता है। बैचर लकड़ियां इकट्ठी करता है, फायरवुड जमा करता है, एक बड़ा पिट खोदकर अपने लिए हाइड आउट बना लेता है और वहीं सो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स हंट कर रहे होते हैं और फाइट में लगे रहते हैं, जबकि बैचर सिर्फ सर्वाइवल की प्लानिंग कर रहा होता है। ऑब्जर्वर सोचता है कि शायद रूमर्स गलत थे और बैचर बस हाइड करने वाला है, इसलिए उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। बैचर नोटिस करता है कि ऑब्जर्वर चला गया है। वो सोचता है कि कैंपिंग कंप्लीट हो गई है और अब रियल प्रिपरेशन शुरू होगी। कुछ दिनों बाद बैचर अनएक्सप्लोर्ड एरिया में आगे बढ़ता है। उसे डेड बर्न्ड रूट्स की स्मेल आती है और वो समझ जाता है कि नियर बाय किसी मॉन्स्टर का हैबिटेट है। तभी उसे बर्निंग एंड जैसा क्रीचर दिखता है। स्काउट डेज में वो इसे ऑलरेडी स्टडी कर चुका था। मॉन्स्टर उसे देख लेता है और यहीं से असली कन्फ्रंटेशन शुरू होने वाला होता है। मॉन्स्टर को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे उसने पूरी दुनिया का हेल फायर अपने अंदर समेट लिया हो। ये वही हेल हाउंड है जिसे उसकी पास्ट लाइफ में वो बेहद मुश्किल से डिफीट कर पाया था। उस समय भी उसकी एज 8 इयर्स थी और अब भी 8 इयर्स की एज में इसे सीधे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसकी रॉ पावर, स्पीड और किलिंग इंटेंट किसी अडल्ट हंटर को भी हेजिटेट करने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन वो घबराता नहीं है। उसके पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस ही असली वेपन है। वो जानता है कि सही मेथड से एक चाइल्ड भी इस हेल हाउंड को ईजिली डिफीट कर सकता है। अटैक करने से पहले वो कामली इसकी वीकनेसेस एनालाइज करता है। इसकी फर्स्ट वीकनेस ये है कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है। सडन डायरेक्शन चेंज करने में इसे सीरियस डिफिकल्टी होती है। सेकंड वीकनेस ये है कि ये वाटर को क्रॉस नहीं कर सकता। चाहे थोड़ा सा भी वाटर क्यों ना हो, टच होते ही इसकी स्पीड ड्रास्टिकली स्लो हो जाती है और एग्रेशन भी कम हो जाता है। सीधे स्प्रिंट करते वक्त ये अपनी सबसे बड़ी वीकनेस एक्सपोज कर देता है। भागते समय इसका माउथ खुला रहता है और वही इसका ओपनिंग पॉइंट है। हेल हाउंड फुल फोर्स से चार्ज करता है, लेकिन वो परफेक्ट टाइमिंग से डॉज कर लेता है और उसी मोमेंट इसके माउथ के अंदर ककाओ बीन्स फेंक देता है। चॉकलेट कैनाइंस और मॉन्स्टर्स के लिए पॉइजन की तरह काम करती है। हेल हाउंड वहीं कोलैप्स कर जाता है। उसकी बॉडी वायलेंटली शेक करने लगती है और कुछ ही पलों में उसकी डेथ हो जाती है।
ये ब्लडी बीन्स बेहद डेंजरस होती हैं। एक सिंगल बीन से करीब 1000 लीटर चॉकलेट बन सकती है और मॉन्स्टर्स के लिए ये लीथल पॉइजन है। शायद होर्ड्स ऑफ हेल भी चॉकलेट के सामने टिक ना पाएं। फर्स्ट इफेक्ट स्टमक पर पड़ता है, फिर धीरे धीरे हार्ट तक पहुंचता है। टारगेट क्लियर था, रिब्स जहां एब्सेंट थी यानी किडनी एरिया, वहीं डिसाइसिव कट लगाया जाता है। जैसे ही हेलहाउंड पूरी तरह खत्म होता है, उसकी बॉडी से एक स्ट्रेंज एनर्जी निकलती है जिसे EXP या कर्मा कहा जाता है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब होते ही बॉडी को स्ट्रॉन्गर बना देती है। सोर्ड पहले से काफ़ी लाइट फील होने लगती है, मूवमेंट स्मूदर हो जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि अगर यही पेस रही तो वो रिग्रेशन से पहले वाली स्ट्रेंथ को जल्दी कैचअप कर लेगा। उसके माइंड में एक थॉट आता है, ह्यूगो का रिएक्शन कैसा होगा जब वो देखेगा कि 8 इयर्स का बच्चा मॉन्स्टर्स को इतने एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर चुका है। विद दिस अचीवमेंट वो टेस्ट में प्रैक्टिकली फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर चुका होता है। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होता है कि वो कौन सा रिवॉर्ड मांगेगा, ऐसा रिवॉर्ड जिसके बारे में उसने पास्ट लाइफ में कभी ड्रीम तक नहीं देखा था। इस एरा में उसकी ट्रू वैल्यू कोई नहीं जानता उसके अलावा। एंड इवेंचुअली वो उसी आदमी का हेड लेने वाला है। तभी उसकी नज़र पीछे जाती है। मल्टीपल हेलहाउंड्स तेजी से उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो सार्कास्टिक तरीके से सोचता है कि क्या ये अपने काइंड का रिवेंज लेने आए हैं। कितना हार्ट वार्मिंग सीन है। उसने ओरिजिनली प्लान नहीं किया था कि वो सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को मारेगा। लकीली उसके पास अभी भी प्लेंटी बीन्स मौजूद हैं। सरप्राइजिंगली हेलहाउंड्स थोड़ी दूरी पर रुक जाते हैं। वे क्लियरली स्कैर्ड होते हैं। वो सोचता है कि ये स्ट्रेंज है क्योंकि नॉर्मली हेलहाउंड्स 8 इयर्स ओल्ड चाइल्ड की ब्लड लस्ट से कभी सबमिट नहीं करते, चाहे उनका प्रेम मर ही क्यों ना जाए। तभी उसकी नज़र पीछे दूसरे मॉन्स्टर्स पर जाती है, सर्बेरस। वो इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। सर्बेरस की रिस्क रेटिंग A+ होती है और नॉर्मली ये 7 रिजेस एरिया में पाए जाते हैं। उनका यहाँ नीचे होना कंप्लीटली अबनॉर्मल है। क्लोजर लुक में वो देखता है कि वे ब्लीडिंग कर रहे हैं। उनकी बॉडीज पर मल्टीपल एरो वुंड्स हैं और डीप इंजरीज भी साफ दिखाई देती हैं। इसका मतलब कोई इन्हें एक्टिवली हंट कर रहा था। राइट माउंटेन के उस पार बार्बरस टेरिटरी है। अगर सर्बेरस यहाँ तक पहुंचे हैं तो साफ है कि बार्बरस ने इन्हें चेज किया है। ये रियलाइजेशन उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे इन्हें मारना ही है। बास्करविल हाउस में उसने अपनी पावर्स इंटेंशनली हाइड की थीं, लेकिन इन किल्स को इंक्लूड करने से उसका लेवल और एक्सपर्टीज मैसिव जंप ले लेगा। सोर्ड एक्सपर्ट लेवल पर वो ऑलरेडी बास्करविल 3rd टेक्निक मास्टर कर चुका है। ये वही स्टेज है जहां नॉर्मली हाउंड्स अडल्ट होने के बाद पहुंचते हैं। विदाउट हेजिटेशन वो अटैक करता है। सोर्ड फ्लैश होता है और एक सर्बेरस गिर जाता है। वो कामली एनालाइज करता है कि ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि वे ऑलरेडी इंजर्ड हैं। रिग्रेशन से पहले डीमन क्लैन वॉर के दौरान उसने अपनी सोर्ड्समैनशिप कंप्लीटली रिफाइन कर ली थी। उसकी मूवमेंट्स क्लीन है, कोई अननेसेसरी एक्शन नहीं। स्टिक्स रिवर ट्रेनिंग की वजह से उसकी बॉडी पहले से हार्डन्ड है। इनिशियली उसकी टेक्निक सर्बेरस के अगेंस्ट इफेक्टिव लगती हैं, लेकिन तभी अनएक्सपेक्टेड होता है। सोर्ड थोड़े ही टाइम में क्रैक होकर ब्रेक हो जाती है। गार्ड डाउन होते ही सर्बेरस अपने क्लॉज यूज करता है। फास्ट अटैक में वो उसे ट्री से टकरा देता है। माउथ से ब्लड निकलने लगता है। पेन इंस्टेंट और शार्प होती है। वो रियलाइज करता है कि उसने सर्बेरस का अटैक डायरेक्टली रिसीव किया है। लेफ्ट आर्म ऐसा लगता है जैसे रिप आउट हो गया हो। वो देखता है कि सर्बेरस का क्लॉ उसके आर्म में धंसा हुआ है। नॉर्मली सर्बेरस ग्राउंडेड होते हैं, लेकिन शायद स्टिक्स रिवर का रेसिडुअल इफेक्ट इसकी वजह है। सर्बेरस फिर अटैक करता है। वो इमीडिएटली जंप करके डिस्टेंस बनाता है, लेकिन आर्म हेवीली डैमेज्ड है। वो समझ जाता है कि दूसरा डायरेक्ट हिट लेना डेथ सेंटेंस है। एक्सपीरियंस्ड हंटर होने के नाते वो बेस्ट डिसीजन लेता है, रिट्रीट। वो फुल स्पीड में भागता है। माइंड में क्लियर थॉट होता है कि अगर ये मॉन्स्टर इंजर्ड नहीं होता तो अब तक वो डेड होता। बार्बरस को इनडायरेक्टली थैंक यू देना पड़ता है। आयरन फेंस क्रॉस करना उसका इमीडिएट गोल बन जाता है। फेंस पार करते ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया खत्म हो जाएगा। उस जोन में पहुंचते ही सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन अगर पकड़ा गया तो डेथ कंफर्म है। वो लगातार जंप करता हुआ भागता है। सर्बेरस ऑलमोस्ट उसे पकड़ ही लेते हैं, बस थोड़ा और डिस्टेंस। लास्ट मोमेंट में वो जंप करता है और ट्रैप जोन में पहुंच जाता है। सर्बेरस ट्रैप में गिर जाते हैं। वो कोल्ड टोन में कहता है, वेलकम टू दिस कार्डिनल सोर्ड। आखिरकार उसने प्रिपेयर्ड ट्रैप यूज कर लिया। हेलहाउंड से फाइट के दौरान उसने सर्बेरस को कैप्चर करने की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। ब्लडी बीन्स एसेंस वुड्स में स्प्रेड की गई थी, जो पॉइजन की तरह एक्ट करती है। हाई रैंकिंग डीमंस तुरंत नहीं मरते, लेकिन इफेक्ट क्लियरली दिखाई देता है।
वो मैजिक से वुडन स्टेक्स थ्रो करता है, काउंटडाउन करते हुए 7 स्टेप्स आगे बढ़ता है। र्यूमर्स सच साबित होते हैं। स्टिक में माम्बा पॉइजन इन्फ्यूज्ड होता है। सर्बेरिस प्रिलैप्स करता है और डाई कर जाता है। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फाइनली 3 हेड्स डेड हो चुके होते हैं। अब नेक्स्ट कंसर्न प्रैक्टिकल है। बॉडीज को कैरी कैसे किया जाए? गार्डियन नाइट्स ने शायद उसे कार्विंग करते हुए देख लिया हो। दे कुड बिकम विटनेसेस। लेकिन इससे पहले वो रियलाइज करता है कि सर्बेरिस गेट कीपर्स होते हैं, वे टेरिटरीज प्रोटेक्ट करते हैं। नियर बाय डंजन की पॉसिबिलिटी हाई है। गेट कीपर डेड है तो डंजन लाइकली अनगार्डेड होगा। सर्बेरिस के ट्रेसेस स्प्रेड करके वो स्मॉल मॉन्स्टर्स को अवॉइड करता है। ड्राइड सॉइल, रूटेड लीव्स, फुटप्रिंट्स और क्रॉल मार्क्स फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ता है। इवेंचुअली उसे डंजन मिल जाता है। रिग्रेशन से पहले वो यहाँ आ चुका था, लेकिन फ्यूचर टाइमलाइन में ये डंजन 10 इयर्स बाद डिस्कवर होना था और तब कंप्लीटली एम्प्टी होता। बट अभी ऐसा नहीं है। वो क्लियरली मैना फ्लो सेंस कर सकता है। डंजन डीपर है, मिस्टीरियस है। उसके माइंड में एक थॉट आता है, अंदर कौन सा ट्रेजर उसका वेट कर रहा होगा, और बिना हेजिटेशन के वो डंजन के अंदर एंटर करता है। विकी डंजन के अंदर जाता है और देखता है कि चारों तरफ रूबी मिनरल्स की वेन्स फैली हुई हैं। उसे लगता है कि ये जगह रेड आउल माउंटेन से कनेक्टेड होगी। तभी डंजन की दूसरे तरफ एक लाइट दिखाई देती है। शायद वही डंजन का एंट्रेंस रहा होगा। अंदर जाने पर वो देखता है कि डंजन का पूरा इंटीरियर ब्राइट है, मानो रूबीज खुद लाइट एमिट कर रही हूं। आगे देखने पर उसे पता चलता है कि कोई बहुत पहले यहाँ आ चुका था और उसकी डेथ हुए कई साल बीत चुके हैं। विकीर चेक करता है तो इंजरी स्टैबिंग की होती है और ब्लड स्टेन सूख कर ब्राउन हो चुके होते हैं। साफ दिखता है कि ये काफ़ी पुरानी घटना है। तभी उसे एक नोट मिलता है। उसमें लिखा होता है कि नाम मायने नहीं रखता। वो खुद को सिर्फ केन कहता है और अपना असली नाम इस पेपर को गंदा करके नहीं लिखना चाहता। विकीर सोचता है कि ये हैंडराइटिंग तो बेस्करवेल फैमिली की लगती है। क्या इसका मतलब ये बेस्करवेल क्लैन का ही कोई मेंबर था? नोट में आगे लिखा होता है कि ये मैसेज फ्यूचर जनरेशन के लिए है, ताकि वही मिस्टेक कोई और न दोहराए। स्टोन चेंबर के बारे में फैमिली लेजेंड्स में बातें होती रही हैं। केन और उसका ब्रदर इस डंजन तक आए थे, काउंटलेस ट्रायल्स पार किए थे, कई मॉन्स्टर्स को किल किया था और आखिरकार इस चेंबर तक पहुंचे थे फाइनल अचीवमेंट ढूंढने के लिए। उसी अचीवमेंट को पाने के लिए वे यहाँ पूरे 3 साल रुके थे। विकीर हैरान होता है, 3 साल? क्या ये लोग ट्रेजर के लिए इतने ऑब्सेस्ड थे? स्टोन पर लिखा होता है, एंटर करते समय 1 होंगे, एंटर करने के बाद 2 बन जाएंगे और बाहर निकलते समय फिर से 1 हो जाएंगे। लेटर में बताया जाता है कि केन और उसके ब्रदर ने इस टेक्स्ट को कई बार पढ़ा और ये कंक्लूजन निकाला कि माँ के स्टमक में वे 1 थे। बर्थ के समय 2 में डिवाइड हो गए। मतलब डंजन से ट्रेजर पाने के लिए उन्हें फिर से 1 बनना पड़ेगा, यानी दोनों में से सिर्फ एक ही ट्रेजर लेकर जा सकता है। इसी बात पर दोनों के बीच बैटल हुई और केन ने अपने ही हाथों से अपने ब्रदर को मार दिया। इसके बाद स्टोन चेंबर में सिर्फ एक बचा था, फिर भी ट्रेजर नहीं मिला। केन रिग्रेट करता है और डिसाइड करता है कि वो इस प्लेस को छोड़ देगा। वो फ्यूचर एडवेंचरर्स को वार्न करता है कि यहाँ कुछ ऑब्टेन नहीं होगा। ये डंजन सिर्फ ह्यूमन ग्रीड को सर्व करता है। विकीर समझता है कि वे लोग इतना दूर आए, काउंटलेस चैलेंजेस पार किए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मगर उसके पास ट्विन नहीं है और जजमेंट उसे सिंपल लगता है। उसे लगता है कि केन ने रिडल को गलत समझा। विकीर फिर से टेक्स्ट पढ़ता है और सोचता है कि कोई डंजन अनबीटेबल नहीं होता। वो स्केलेटन को देखकर सोचता है कि केन और एबल अनलकी थे क्योंकि वे 2 थे और एक ही आइडिया पर फिक्स हो गए थे, डार्क पैसेजवे और ब्राइट स्टोन चेंबर। विकीर समझता है कि आंसर शैडो में छुपा है। वो डार्क पैसेज से अंदर आया था, लेकिन रूबीज की लाइट उसकी शैडो को कास्ट करती है और वो 2 जैसा दिखने लगता है। जैसे ही डार्कनेस री एंटर होती है, स्टोन चेंबर फाइनल स्टेज में ओपन हो जाता है। विकीर स्टोन को ब्रेक करता है और रेड लाइट पूरी तरह शाइन करने लगती है। वो समझ जाता है कि 2 ब्रदर्स की डेथ की वजह यही स्वॉर्ड थी, रेलिक ऑफ डेविल डंजन। ये स्वॉर्ड सिर्फ डेविल फैमिलीज के ब्लड वाले ही उठा सकते हैं। उसे याद आता है कि उसने पास्ट लाइफ में चाइल्डहुड के दौरान पिक्चर बुक में ये ब्लेड देखी थी, ग्लटनस फ्लाइज बील्ज़ेबब, एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रेट मॉन्स्टर जिसे लेजेंड्स में डेविल कॉन्स्टलेशन 7 कैलामिटीज कहा जाता है। लेजेंड्स के अनुसार इस कैलामिटी को रोकने के लिए 7 फैमिलीज के हेड्स को स्टेप अप करना पड़ा था। बेस्करवेल फैमिली ने डेविल होली कॉन्स्टलेशन से फाइट की थी और बील्ज़ेबब का लेमिनेंट बेस्करवेल लैंड्स में सील किया गया था। उसकी डीमोनिक एनर्जी मॉन्स्टर्स को ल्योर करती थी। लोग इसे ओल्ड लेजेंड मानते हैं, लेकिन विकीर जानता है कि लेजेंड्स सच होते हैं। पास्ट लाइफ में डीमन क्लैंस ने इस ब्लेड को यूज किया था, जिससे बैटलफील्ड में काउंटलेस ह्यूमन डेथ्स हुई थी। लेकिन इस लाइफ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ये ब्लेड विकीर की है।
जैसे ही विकीर ब्लेड को पकड़ता है, उसमें से एनर्जी निकलकर उसके हाथों में फ्लो करने लगती है। उसकी पाम्स में पल्स साफ दिखने लगती है और स्वॉर्ड उससे कनेक्ट हो जाती है। ये ब्लेड डेविल होली कॉन्स्टलेशन के कॉप्सिस से बनी होती है। वो सोचता है कि उसका लक कितना अच्छा है, उसे बील्ज़ेबब मिला है, और वो एक्साइटेड होता है ये सोचकर कि इस लाइफ में वो कितना स्ट्रांग बनेगा। विकीर सोचता है कि अब यहाँ कुछ और ऑब्टेन करने के लिए नहीं बचा, उसे रिटर्न करना चाहिए। तभी अचानक उसे डिजीनेस फील होती है। वो खड़ा खड़ा नीज कर गिर जाता है। उसे रियलाइज होता है कि ये हंगर है। वो बील्ज़ेबब से पूछता है कि क्या उसे कुछ खाने को चाहिए। बाहर निकलते हुए उसे अपने स्टमक में वायलेंट हंगर फील होती है और उसका सेंस ऑफ स्मेल शार्पन हो जाता है। उसे किसी डिलिशियस चीज़ की स्मेल आती है, मानो कोई फोर्स उसे खींच रही हो। वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां कुछ समय पहले हेल हाउंड मारा गया था और उसकी बॉडी अभी भी वहीं होती है। उसकी सोल हेल के अंदर खिंच जाती है। विकीर महसूस करता है कि बील्ज़ेबब के थ्रू वो ब्लड अब्जॉर्ब कर रहा है और उसका स्टमक नॉर्मल होने लगता है। उसे लगता है कि बील्ज़ेबब बहुत समय से भूखा था और शायद नॉर्दर्न माउंटेन्स की ट्रीज और सॉइड के ड्राई होने की वजह भी यही हंगर रही हो। कुछ देर बाद स्किल अनलॉक होती है, ग्लटन ऑफ फ्लाइज। सेकंड और थर्ड स्लॉट्स अभी ब्लैंक रहते हैं। विकीर सोचता है कि क्या ये बील्ज़ेबब की इनहेरेंट एबिलिटी है। बील्ज़ेबब अब्जॉर्प्शन की पावर पोजेस करता है और ओपोनेंट की स्किल्स को अपनी बना लेता है। अब्जॉर्प्शन अमाउंट नियर इन्फिनिट होने की वजह से पास्ट में काउंटलेस लोगों की एबिलिटीज अब्सलीट हो चुकी थीं। अभी के लिए विकीर सिर्फ 3 एबिलिटीज स्टील कर सकता है। हेलहाउंड की स्किल हैमरेज लगातार ओपोनेंट के ब्लड को पंप करती रहती है। छोटे वूंड से भी एक्सट्रीम सफरिंग होती है। विकीर सोचता है कि क्या वो और एबिलिटीज स्टील कर सकता है। तभी बील्ज़ेबब ग्लो करने लगता है और प्रोसेस रुक जाती है। 3 स्किल्स अनलॉक होती हैं, बर्न इंजरी, सिरबरस सेकंड हेमरेज और हेलहाउंड थर्ड हाई स्पीड रीजेनरेशन। विकीर समझ जाता है कि हाई स्पीड रीजेनरेशन शायद उस रेड मॉन्स्टर को कंज्यूम करने से मिली होगी जो डेब्री के नीचे दबा था। ये एक ग्रेट अचीवमेंट होता है। इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम में मॉन्स्टर सबमिट करने की प्रिपरेशन पूरी हो जाती है। एग्जाम खत्म होने पर स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि रिवॉर्ड्स शील्ड, स्वॉर्ड और नेकलेस हंट किए गए मॉन्स्टर के पार्ट से बनाए जाएंगे। जब सिरबरस का नाम लिया जाता है, पूरा हॉल शॉक हो जाता है। चीफ पूछता है किसने हंट किया। बैरीमोर बताता है कि यंग मास्टर विकीर बेस्करवेल, जो सिर्फ 8 इयर्स क्लास से हैं, एक्सीडेंटली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया था और वहीं उसने सिरबरस को हंट कर लिया। चीफ हैरान होकर कहता है कि सिरबरस एक हाई रैंकिंग मॉन्स्टर है। बैरीमोर एक्सप्लेन करता है कि मॉन्स्टर वुंडेड था, बारबोन ने पहले अटैक किया था और विकीर ने स्पीयर पर पॉइजन अप्लाई किया था। पॉइजन के बारे में पूछने पर बैरीमोर कहता है कि हंटिंग जर्नल के अलावा कुछ रिपोर्ट करने को नहीं है। यंग मास्टर एग्जाम के बाद सीधे डॉम में चले गए थे, शायद टायर्ड थे। चीफ कहता है कि इन्फॉर्मेशन ही पावर है और पावर की वैल्यू होती है। वो ब्लड लाइन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, टैलेंट और स्पिरिट ही मैटर करते हैं। बाद में विकीर को बुलाया जाता है। चीफ पूछता है कि उसने सिरबरस को कैसे कैप्चर किया। विकीर कामली बताता है कि उसने वुडन स्पीयर पर चॉकलेट लगाई थी क्योंकि कैंड मॉन्स्टर्स के लिए चॉकलेट पॉइजन होती है। रिवॉर्ड के तौर पर मॉन्स्टर का कॉप्स विकीर को दिया जाता है और उसकी एक विश ग्रांट की जाती है। विकी 10,000 एपिस्टल लाइब्रेरी का एक्सेस मांगता है, जो बेस्करवेल क्लैन की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होती है। नॉर्मली एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन चीफ उसे परमिशन दे देता है। ये सुनकर विकीर जेन्युइनली शॉक्ड हो जाता है। विकीर को आखिरकार परमिशन मिल जाती है 0000 ए पिस्टल लाइब्रेरी में जाने की। उसके मन में आता है कि ये उसकी इस लाइब्रेरी में फर्स्ट टाइम एंट्री है। अंदर कदम रखते ही उसकी नज़र चारों तरफ फैली अनगिनत बुक्स पर जाती है। वो समझ जाता है कि ये वही बुक्स हैं जिन्हें वो अपनी पास्ट लाइफ में डेस्परेट होकर खोजता रहा था, लेकिन कभी पूरा एक्सेस नहीं मिल पाया। इस फैमिली में रूल साफ है, चाहे कोई चाइल्ड कितना भी टैलेंटेड या एलीट क्यों ना हो, स्वर्ड्समैनशिप में 4th टेक्निक से आगे की टेक्निक सीखने नहीं दी जाती। एल्डर्स ये इंश्योर करते हैं कि कोई चाइल्ड मास्टर से आगे ना निकल पाए। यही बास्करविल फैमिली का कोर डिफेंस मैकेनिज्म है। इसी वजह से 6th स्वर्ड्समैनशिप टेक्निक की बुक हमेशा लॉक्ड रहती है। विकीर सोचता है कि ह्यूगो ने आखिर उसे 6th टेक्निक की बुक ऑफर कैसे कर दी। अगर ये रिग्रेशन से पहले हुआ होता तो वो इसका सपना भी नहीं देख पाता। एल्डर्स शायद यही सोचते होंगे कि एक 8 इयर्स ओल्ड चाइल्ड एक ही दिन में इतनी कॉम्प्लेक्स बुक मेमोराइज नहीं कर सकता। यही सोचकर विकीर लॉक ओपन करता है और बुक पढ़ना शुरू करता है। उसके दिमाग में साफ है कि रिग्रेशन से पहले वो इस बुक के पीछे का थ्योरी पढ़ चुका था, 1st से 4th टेक्निक तक। 5th टेक्निक का थ्योरी बेहद स्पेक्युलेटिव था, जिसमें मैना ड्रॉ करने के बाद उसे स्टॉप करना पड़ता था। इसी लिमिटेशन की वजह से वो पास्ट लाइफ में 5th टेक्निक अचीव नहीं कर पाया था। असल में बास्करविल स्वर्ड्समैनशिप पूरी तरह स्वर्ड स्टेज पर डिपेंड करता है। फर्स्ट टूथ पर फर्स्ट टेक्निक, सेकंड टूथ पर सेकंड टेक्निक, और जब थर्ड ड्रॉ होता है तब स्पेशल ट्रेट एक्टिवेट होता है। रेड स्वर्ड एनर्जी अपीयर होती है।
लेकिन विकीर को 6th टेक्निक से खास फर्क नहीं पड़ता। वो इस 10,000 ईयर्स ओल्ड लाइब्रेरी में किसी और रीजन से आया है, एक ऐसा स्टेज जो उसे इन टेक्निक से भी ज्यादा डिजायर्ड है। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलता है। गार्ड्स हैरान होकर पूछते हैं कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। वे बताते हैं कि स्वर्ड्समैनशिप और दूसरी इंपॉर्टेंट बुक्स डीप लाइब्रेरी में हैं, अगर कुछ भूल गया हो तो वे ला सकते हैं। विकीर शांति से कहता है कि उसका काम हो चुका है। गार्ड से कहता है कि वे यहीं रुककर आसपास देख लें, क्योंकि वो कुछ अदर बुक्स पढ़ना चाहता है। जब विकीर आगे बढ़ता है, गार्ड्स आपस में विस्पर करने लगते हैं कि उस सेक्शन की बुक्स बहुत मिसलीडिंग और चैलेंजिंग हैं। उनके हिसाब से वहाँ की टेक्स्ट बुक्स जो डीप लाइब्रेरी में हैं कहीं ज़्यादा यूजफुल हैं। उन्हें लगता है कि विकीर अभी यंग है, इसलिए इन डस्टी बुक्स का वर्थ नहीं समझता। विकीर ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि इन्हें अपने थॉट्स में ही रहने देना बेहतर है। इन्हें नहीं पता कि इन डस्टी बुक्स के बीच एक रियल ट्रेजर छिपा हुआ है। तलाश करते करते विकीर को आखिरकार वो बुक मिल जाती है, लर्किंग एम्बुश। वो पहचान जाता है कि ये वही बुक है। इसमें फर्स्ट टेक्निक का बेसिक लिखा है। बास्करविल चिल्ड्रन इसे नहीं पढ़ते क्योंकि इसके बीच का एक पेज फटा हुआ है और इसी वजह से इसे यूजलेस मान लिया गया है, लेकिन विकीर इसका ट्रू वर्थ जानता है। रिग्रेशन से पहले वो ह्यूगो स्क्वाड से एफिलिएटेड था। एक डंजन मिशन के दौरान उसे एक स्ट्रेंज रेलिक मिला था जो बॉर्डर ऑफ द लिरोसनार माउंटेन्स पर था। वहीं उसे स्वर्ड्समैनशिप टेक्स्ट बुक का एक सिंगल टॉन पेज मिला था जिस पर बास्करविल हैंडराइटिंग थी। उसी पेज पर लर्किंग एम्बुश का रियल एक्सप्लेनेशन लिखा था। उस पेज में लिखा था कि बास्करविल 10th टेक्निक को लेकर ह्यूगो ऑलमोस्ट क्रेजी हो गया था। उसने 10th टेक्निक के 6 पेजेस ढूंढने के लिए हंटर्स रिलीज कर दिए थे। जब उसे पता चला कि ये पेजेस 7 ग्रेटेस्ट फैमिलीज में हिडन हैं, तो उसने उन फैमिलीज पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। जो रिफ्यूज करता उसे मार दिया जाता। आखिरकार पेजेस उसे मिले, लेकिन रिवॉर्ड में उसे सिर्फ डेथ मिली। विकीर खुद को पास्ट लाइफ में स्टूपिड मानता है। उसी स्टूपिडिटी की वजह से ह्यूगो 7th टेक्निक ब्रेक कर पाया और 9th टेक्निक अचीव कर ली। उसके अंडर रहना विकीर के लिए एक वेस्ट था, लेकिन इस लाइफ में ऐसा दोबारा नहीं होगा। जिन पेजेस को हंटर्स ने कलेक्ट किया था, उनमें से एक विकीर के हाथ में आया था और उसे याद है कि उनमें क्या लिखा था। यही रीजन था कि वो 4th टेक्निक से आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उसके पास ओरिजिनल बुक का एक्सेस नहीं था। दूसरों के लिए ये सिर्फ एक डस्टी बुक है, लेकिन मिसिंग पेज जोड़ते ही ये एक मास्टरपीस बन जाती है। पास्ट लाइफ में विकीर रिग्रेशन से पहले ग्रेडेड और रॉ दोनों में हाईएस्ट रीच कर चुका था, 4th टेक्निक के हाईएस्ट लेवल तक। अब वो 15 का होने से पहले अपनी लॉस्ट पावर रिक्लेम करना चाहता है। टाइम कब निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। पढ़कर वो रुकता है और सोचता है कि इतना काफ़ी है। पूरे दिन फोकस करने की वजह से वो स्टार्ट से एंड तक पूरा कंटेंट मेमोराइज कर पाता है। उसे गार्डियन नाइट्स की प्रेजेंस भी महसूस नहीं होती। वो जानता है कि इस बॉडी के साथ 10th टेक्निक ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5th टेक्निक ज़रूर अचीव की जा सकती है, जो वो पास्ट लाइफ में नहीं कर पाया था। वो प्रैक्टिस शुरू करता है, फर्स्ट टेक्निक, देन सेकेंड, देन थर्ड, 4th और फाइनली 5th टेक्निक। उसे एहसास होता है कि पास्ट लाइफ कितनी पैथेटिक थी। इतना हार्डवर्क करने के बाद भी वो सूटेबल स्वर्ड्समैनशिप सीख नहीं पाया, क्योंकि वो एलिमेंट चाइल्ड में बर्न हो गया था। वो तय करता है कि अब वो लाइफ दोबारा नहीं जिएगा। 5th टेक्निक फाइनली ड्रॉ हो जाती है। जैसे जैसे मैना सपोर्ट करता है, उसकी लिमिट बढ़ती जाती है। रिग्रेशन के बाद उसकी मैना कैपेसिटी क्लियरली इंक्रीज हो चुकी है। लिक्विड रॉ का साइन दिखता है। ये एक्सपर्ट से एक लेवल ऊपर जाने का प्रूफ है। जो लेवल रीच करने में उसे पास्ट लाइफ में 30 साल लगते, वो अब सिर्फ 8 ईयर्स की एज में अचीव कर चुका है। ग्रेटर आर्ट पूरी तरह डिफरेंट लेवल है। सॉलिड रॉ लिक्विड रॉ में कन्वर्ट होने लगता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है और फ्री यूसेज पॉसिबल हो जाती है। उसकी स्वर्ड्समैनशिप रिग्रेशन से पहले से कहीं बेटर हो चुकी है। विकीर तय करता है कि वो 5th टेक्निक तक रुकेगा नहीं। 10th टेक्निक पियर्सिंग फैंग वो पहले ही जानता है। एक तरफ लर्किंग एम्बुश है, परफेक्ट स्वर्ड्समैनशिप, ऑफेंस और डिफेंस के बीच स्मूथ ट्रांजिशन के साथ, और अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल। सही प्लानिंग के साथ वो मिड क्लास ग्लैडिएटर को असैसिनेशन में चैलेंज कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे अपनी पावर कितनी शो करनी है, ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। टाइम पाने के लिए उसे थोड़ा पावर शो करना ही पड़ेगा। इसी रीजन के लिए वो बुक के कुछ पेजेस मैग्नीफाइंग ग्लास से बर्न कर देता है, ताकि ह्यूगो और हंटर्स 10th टेक्निक तक ना पहुंच पाएं। तभी गार्डियन नाइट्स आ जाते हैं और बर्निंग स्मेल के बारे में पूछते हैं। विकीर कामली एक्सप्लेन करता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास गलती से वहीं रह गया था। अगर रिपोर्ट करनी हो तो वो बटलर को खुद बता देगा। गार्ड्स मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये उनकी गलती थी। वैसे भी यहाँ यूजलेस बुक्स ही हैं। विकीर गार्ड्स की रिस्पेक्ट करता है और ह्यूगो के पास जाता है। ह्यूगो पूछता है कि उसने लाइब्रेरी से क्या सीखा। विकीर बताता है कि उसे कुछ वार्म, शार्प, फिर भी सॉफ्ट और विशियस जैसा फील हुआ। ये सुनकर ह्यूगो और बैरीमोर शॉक हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये रॉ का साइन है, ऑफिशियल एंट्री इनटू स्वर्ड वर्ल्ड। ग्राउंड में टेस्ट होता है। एक ऑर्क रिलीज किया जाता है। अटैक होते ही विकीर एक स्विंग में उसका हैंड काट देता है, फिर लेग पर स्ट्राइक करता है। अंत में रॉ ब्लेड यूज करते ही ऑर्क वहीं मर जाता है।
बैरीमोर कंफर्म करता है कि ये लो क्लास स्वर्ड एक्सपोर्ट लेवल रॉ है। वो कहता है कि उन्होंने जीनियस का बर्थ देखा है। ह्यूगो भले काम रहने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो भी समझ जाता है कि विकीर कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। और विकीर के मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, अगर ऑर्क से भी ज्यादा स्ट्रांग मॉन्स्टर हो तो? विकीर ऑर्क को मार चुका होता है। वो फादर को रुकने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या इससे भी ज्यादा स्ट्रांग मॉन्स्टर मौजूद है। उसके मन में आता है कि उसे थोड़ी और पावर शो करनी चाहिए। अगर लक साथ रहा तो उसका प्रोग्रेस एक्नॉलेज किया जाएगा और वो स्क्वाड से सेपरेट हो सकता है, जैसे किसी दूसरे एरिया में डिस्पैच होना या किसी एकेडमी में एडमिट होकर ट्रेनिंग लेना। ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े सभी स्टूडेंट्स ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं। ह्यूगो कहता है कि लगता है ऑर्क को मारने के बाद भी उसका सन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। वो जोड़ता है कि इस एज में रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। ह्यूगो बटलर से कहता है कि बारबेरिस रेड के टाइम एक क्रीचर कैप्चर किया गया था जिसे एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। बटलर बताता है कि हाँ एक है, लेकिन भूख के कारण वो अभी सेंसिटिव हो गया होगा। ह्यूगो उसी क्रीचर को लाने का ऑर्डर देता है। मॉन्स्टर लाया जाता है। स्टूडेंट्स देखकर घबरा जाते हैं। विकीर देखता है कि वो एक ट्रोल मॉन्स्टर है। वो फादर से पूछता है कि क्या वो अभी स्टार्ट कर सकता है। ह्यूगो अनुमति देता है। विकीर अटैक करता है। ट्रोल भी तुरंत काउंटर अटैक करता है, लेकिन विकीर उसे डॉज कर लेता है और पीछे आ जाता है। ट्रोल घूमता है, विकीर तुरंत पीछे हट जाता है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये चांस मिस हो गया। ह्यूगो देखकर कहता है गुड थिंकिंग। विकीर सोचता है कि ट्रोल्स के पास एक्सीलेंट रीजेनरेटिव पावर होती है, इसलिए फेटल ब्लो तुरंत असर नहीं करता। ट्रोल को हंट करने के लिए प्लान चाहिए। ट्रोल बार बार अटैक करता है और विकीर लगातार डॉज करता है। स्टूडेंट्स हैरान होकर कहते हैं कि ये बैडली सारे अटैक्स डॉज कर रहा है। क्या ये सच में 8 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट का जजमेंट है या वो जीनियस है? विकीर सोचता है कि ट्रोल बहुत स्लो है और उसे एक्साइटमेंट महसूस नहीं हो रही, लेकिन एक्ट करना जरूरी है। अगर वो फुल स्ट्रेंथ यूज करे तो ट्रोल ईजिली डिफीट हो जाएगा, लेकिन तब सबकी नजरें उसी पर टिक जाएंगी। इसलिए वो ट्रोल की पावर को उसी के अगेंस्ट यूज करने का फैसला करता है। विकीर अटैक करता है और ट्रोल के शोल्डर पर गहरा कट लगा देता है, लेकिन वो इंस्टेंटली रीजनरेट करने लगता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि बास्काविल फर्स्ट टेक्निक से इसे डिफीट करना डिफिकल्ट है, फिर भी 8 ईयर्स की एज में ये अचीवमेंट इंप्रेसिव है। विकीर समझता है कि बास्काविल फर्स्ट टेक्निक ट्रोल की स्किन काटने के लिए इनफ नहीं है, लेकिन ब्लीड और हैमरेज स्किल से थोड़े टाइम में डेथ हो सकती है, हालांकि वो मीनिंगलेस रहेगा। ह्यूगो कहता है कि इतना इनफ है, आगे करना डेंजरस हो सकता है। विकीर जवाब देता है कि बस होने ही वाला है, अगर नेक्स्ट अटैक में किल नहीं हुआ तो वो गिव अप कर देगा। वो डिसाइड कर चुका होता है कि कितनी पावर एक्सपोज करनी है, बस ह्यूगो की रिएक्शन देखनी बाकी है। ट्रोल फिर से उठता है। विकीर बास्काविल सेकंड टेक्निक यूज करता है। ट्रोल अटैक करने आता है, लेकिन विकीर पहले से रेडी रहता है। जैसे ही ट्रोल पास आता है, विकीर इंस्टेंट स्ट्राइक करता है और उसका सिर बॉडी से अलग कर देता है। बैरीमोर और सारे स्टूडेंट्स शॉक में आ जाते हैं। आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड क्लैन बास्काविल में स्वॉर्ड के साथ माना इन्फ्यूज करना नॉर्मली 15 ईयर्स के बाद सिखाया जाता है। हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम होता है कि एक 8 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड ने सेकंड टेक्निक अटेंड की है। विकीर हंसता है और कहता है कि हो गया, ये भी एक्ट का हिस्सा था। ह्यूगो स्टन रह जाता है और सोचता है कि उसने अभी क्या विटनेस किया। एक वीक बाद डाइनिंग टाइम पर विकीर नोटिस करता है कि इंसिडेंट के बाद स्टूडेंट्स उससे डिस्टेंस बनाए रखते हैं। वो सोचता है कि फैमिली में पावर ही सब कुछ है, लेकिन ह्यूगो का एक्सप्रेशन देखकर उसे अच्छा लगता है और वो रिलीव्ड महसूस करता है। सेकंड टेक्निक यूज करने के बाद वो मिड रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन चुका होता है, लेकिन सच ये है कि वो लो रैंक क्रेडिटर है जो वीकली बेसिस पर बास्काविल 5th टेक्निक तक परफॉर्म कर सकता है। ट्रोल से मिली स्किल की वजह से वो एवरेज क्रेडिटर से स्ट्रॉन्गर है और तब से उसकी एपेटाइट भी काफ़ी बढ़ गई है। तभी 888 3 भाई आते हैं। विकीर उन्हें देखकर सोचता है कि फिर से ये लोग। वो पूछता है कि क्या लास्ट टाइम इनफ नहीं था। तीनों कहते हैं कि वे लड़ने नहीं आए, बस ये बताने आए हैं कि विकीर कितना कूल था, उसने सेर्बेरस और ट्रोल दोनों को डिफीट किया। ये सुनते ही विकीर का खाना मुंह से बाहर निकल जाता है। तीनों पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। विकीर सोचता है कि ये कैसी टू फेस टेक्निक है। उसे गूज़बम्स आने लगते हैं और अच्छा फील नहीं होता। वो सोचता है कि क्या इन लोगों को फिर से बीट कर दे। उसी समय बैरीमोर आ जाता है और कहता है कि मास्टर विकीर को तुरंत पेट्रियट रूम में जाना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। बैस्करविल में मर्क क्लैन पहुंचता है। एडोली कहता है कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, लेकिन ह्यूगो जरा भी बैड नहीं हुआ है। वो होप करता है कि ये एनुअल इवेंट स्मूथली चले। ह्यूगो जवाब देता है कि जॉइंट ट्रेनिंग हमेशा हिकअप वाला होता है। एडोली याद दिलाता है कि लास्ट ईयर दोनों फैमिलीज से एक स्टूडेंट इंजर्ड हुए थे और वो उस हिकअप को कंसिडर करना चाहता है। ह्यूगो कहता है कि मर्क क्लैन के चिल्ड्रन काफी ड्रामेटिक हैं। एडोली जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मर्क क्लैन नोबल और डिग्निफाइड फैमिली है। मर्क क्लैन और बैस्करविल क्लैन हमेशा बैड टर्म्स पर नहीं थे। मैजिक और स्वॉर्ड दोनों कंप्लीट पेयर थे, ऐसा पास्ट एम्परर ने कहा था। इसी वजह से बैस्करविल और मर्क क्लैन ने जॉइंट ट्रेनिंग सेशन शुरू किया था। इसमें वही चिल्ड्रन पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी एज 8 से 15 के बीच हो, ताकि एनुअल इवेंट में गुड एटमॉस्फेयर बना रहे। बाद में प्रॉब्लम आई रूबी माइन, जो बैस्करविल और मर्क टेरिटरी के बीच थी। इसी वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ और दोनों क्लैन्स बैड टर्म्स में आ गए।
फिर भी एम्परर के कमांड पर जॉइंट ट्रेनिंग कंटिन्यू रही। एडोली कहता है कि उसने सुना है बास्करविल फैमिली में एक सुपरनोवा अपीयर हुआ है। ह्यूगो कहता है कि यह एम्पायर के लिए ग्रेट ब्लेसिंग है जो सेंचुरी में सिर्फ एक बार बर्न होती है। बास्करविल में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा वो कैजुअली कह देता है। एडोली समझ जाता है कि ह्यूगो अपने चाइल्ड की कॉम्प्लीमेंट्स पर रिएक्ट कर रहा है। वो बताता है कि मर्क क्लैन में भी एक जीनियस है और कैमोस को बुलाता है। कैमोस आती है। एडोली बताता है कि वो उसकी सिस्टर की बेटी है और उसे एल्डर्स को ग्रीट करने के लिए कहता है। कैमोस अचानक कहती है कि तुम वही थीफ हो जिसने रूबी माइन स्टील की थी, उसे वापस करो। ये सुनकर ह्यूगो को गुस्सा आता है। एडोली कैमोस को डांटता है कि ये कैसा बिहेवियर है। कैमोस कहती है कि आपने ही बताया था कि चिन बियर्ड वाला आदमी रूबी माइन स्टील करके ले गया। बियर्ड सुनते ही ह्यूगो और एंग्री हो जाता है। एडोली कहता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ह्यूगो कहता है कि ये सिर्फ चाइल्ड है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, मर्क क्लान की प्रॉब्लम सिर्फ चिल्ड्रन एजुकेशन की है। कैमोस फिर कहती है कि माइन वापस दो, वो रिसर्च भी नहीं कर पा रही क्योंकि रिसोर्सेज इनफ नहीं है। ह्यूगो कहता है कि बस बहुत हो गया, लगता है मर्क फैमिली ने मैनर्स नहीं सिखाए। एडोली पूछता है कि एक 8 इयर्स चाइल्ड के साथ क्या प्लान कर रहे हो, क्या थ्रेट कर रहे हो। उसी समय विकिर आ जाता है। बैरीमोर बताता है कि वो मास्टर विकिर को लेकर आया है। एडोली सोचता है क्या यही बास्करविल का सुपरनोवा है। तभी वो देखता है कि कैमोस गायब हो चुकी है। कैमोस सीधे विकिर के पास आती है और पूछती है कि उसने अभी क्या कहा था। विकिर सोचता है कि ये कौन है, फिर उसे याद आता है क्या ये कैमोस है। कैमोस विकिर को स्टुपिड फेस कहती है। विकिर को याद आता है कि यही मर्क की जीनियस है जिसने काउंटलेस ग्रेट मेजर्स को रेस्ट दिया था, मॉन्स्टर्स और बार्बरिस को अकेले किल किया था। फ्यूचर में इसे ब्यूटी प्लस अथॉरिटी का सिंबल माना जाएगा और इंपीरियल फैमिली तक मैनिपुलेट कर पाएगी, लेकिन अभी वो सिर्फ चाइल्ड है। कैमोस पूछती है कि रूबी माइंस उनके पास क्यों है जबकि वो मर्क की प्रॉपर्टी है। विकिर कामली पूछता है कि क्या वो इतनी दूर सिर्फ गुस्सा करने आई है। ये सुनकर कैमोस और एंग्री हो जाती है और कहती है कि वो एक्सप्लेन करेगी कि रूबी माइन क्यों उनकी है, और विकिर को म्यूट होकर खड़े रहने को कहती है। विकिर कहता है कि सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। कैमोस मैजिक यूज करके बास्करविल और मर्क क्लैन का टेरेन बनाती है और एक्सप्लेन करती है। विकिर सोचता है कि ये आइस स्कल्पचर है, उसे लगा था फाइट करेगी। कैमोस बताती है कि टॉप ग्रेड रूबीज माइन से निकलती हैं। बॉर्डर जॉइंट सिक्योरिटी एरिया है। प्रॉब्लम यह है कि एंट्रेंस मर्क टेरिटरी में है, लेकिन माइन अंडरग्राउंड होकर बास्करविल टेरिटरी में जाती है। बास्करविल अकेले माइन नहीं ले सकता। रूबी मिनरल्स मर्क क्लैन की प्रॉपर्टी है, लेकिन बास्करविल ने ट्रेसपासिंग की, माइनिंग इंटरप्ट की और रेंट रिजेक्ट कर दिया। रूबी मोस्टली मैजिक इंग्रेडिएंट्स में यूज होती है। बास्करविल को रूबीज की रियल नीड नहीं है, लेकिन टेरिटरी फी उनके लिए ट्रेजेडी होगी। बास्करविल में कोई इडियट नहीं है जो ओपनली पेनीज में लैंड दे दे। कैमोस पूछती है कि अभी तो तुमने कहा कि बास्करविल को रूबीज की जरूरत नहीं। विकिर कामली कहता है कि अल्टीमेटली लॉस किसी ना किसी का होगा। कैमोस कहती है कि ठीक है, वो पोजीशन क्लियर करती है। लेफ्ट साइड लैंड बास्करविल का है, राइट साइड लैंड मर्क का। वो बीच में हाथ डालकर पूछती है कि किसका हाथ लैंड पर है। विकिर पूछता है कि क्या वो ये पूछ रही है कि लैंड किसका है। वो कैमोस का हाथ पकड़ लेता है और कहता है ऑफ कोर्स मेरा है। कैमोस चौंक कर कहती है कि वो क्या बोल रहा है, वो उसकी कैसे हो सकती है। विकिर कहता है कि उसने कहा तुम मेरी हो और पीछे से नाइफ निकालता है। एडोली और ह्यूगो शॉक हो जाते हैं। विकिर कामली क्लैरिफाई करता है कि वो ये कह रहा है कि उसका हैंड उसका है, ओनरशिप प्रूफ करने के लिए। ह्यूगो ये देखकर घबरा जाता है। विकिर नाइफ निकालता है और कैमस से कहता है कि उसका मतलब ये है कि उसका हाथ उसी का है। वो जैसे ही हाथ काटने की एक्ट करता है, कैमस एकदम डर जाती है और हेल्प के लिए अपने अंकल एडोलिफ को बुलाती है। एडोलिफ गुस्से में खड़ा होकर कहता है कि बेवकूफ़, मेरी भतीजी से दूर हो जा। कैमस तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर अंकल के पास भागती है और बताती है कि इसने उसका हाथ काटने की कोशिश की। एडोली पूछता है कि मार्कस ये सब क्या है। विकिर के फादर कहते हैं कि बेटा जोक बहुत ज़्यादा हो गया। विकिर तुरंत सॉरी बोलता है और कहता है कि उनकी फैमिली में ऐसे कॉमन जोक्स होते रहते हैं। एडोली जब नाइफ को देखता है तो पता चलता है कि वो टॉय है। वो सवाल करता है कि बच्चों को ऐसे किस टाइप के टॉयज दिए जाते हैं। विकिर साफ करता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था कैमस को रुलाने का और अपॉलॉजी का मौका मांगता है। वो बताता है कि बास्करविल फैमिली में ऐसे टॉयज के साथ खेलना नॉर्मल है। एडोली कहता है कि क्या ये सब उसे मजाक लग रहा है। तभी ह्यूगो इंटरवीन करता है और डेप्यूटी पेटर्स से कहता है कि क्या उन्हें नहीं लगता कि वे चाइल्ड प्ले में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ह्यूगो कहता है कि उसके पास रूबी माइंस के रिगार्डिंग एक आइडिया है और उसे लगता है कि ये उन्हें पसंद आएगा, इसलिए पहले फ्रेंडली ड्यूएल्स कंप्लीट कर लेने चाहिए। कैमस गुस्से में कहती है कि वो ये बात नहीं भूलेगी और विकिर को याद रखने के लिए कहती है।
विकिर हल्की स्माइल करता है। यहीं से बास्करविल और मर्क क्लैन के बीच ड्यूएल्स शुरू होते हैं। इस ओकेजन पर 8 ईयर्स से 15 ईयर्स तक के चिल्ड्रन गैदर होते हैं और बैटल करते हैं। 8 ईयर्स के चिल्ड्रन मना और थ्योरी सेंसिटिविटी में चैलेंज करते हैं, जबकि 15 ईयर्स के चिल्ड्रन अपने लाइव बैटल से सबका अटेंशन ग्रैब करते हैं। लेकिन इस साल के ड्यूअल में सबका फोकस कहीं और होता है। सभी की नज़र कैमस और विकिर पर टिकी रहती है। मर्क क्लैन के पीटर्स ने फ्रेंडली ड्यूअल की रिक्वेस्ट की थी। ये ड्यूअल रिस्पेक्टिव क्लैंस के 2 जीनियसेस के बीच होने वाला था। बेल बजते ही बैटल स्टार्ट होती है। कैमस विकिर से कहती है कि रेडी हो जाओ। वो स्टार्ट करने के बाद होल्ड बैक नहीं करेगी। कैमस मैजिक कास्ट करना शुरू करती है। सभी स्टूडेंट्स का ध्यान वहीं रहता है। एडोल्फ ह्यूगो को देखकर सोचता है कि उसने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि कैमस एक साथ 4 स्पेल्स यूज कर देगी, जो 15 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए भी डिफिकल्ट होता है। आखिर जीनियस मर्क क्लैन मेज से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कैमस मैजिक से अटैक करती है। विकेट सारे अटैक्स डॉज कर लेता है और कहता है कि ये कुछ ज़्यादा फ्लैशी नहीं है। क्या वो इससे बेटर नहीं कर सकती अगर किसी एक पर फोकस करे? कैमस चिढ़कर कहती है कि उसे क्यों फिक्र है और उसे मैजिक समझ में नहीं आएगा। वो फिर अटैक करती है। विकेर आगे बढ़ता है तो कैमस तुरंत वॉल खड़ी कर देती है, लेकिन विकेर अपने हाथों से वॉल तोड़ देता है और कहता है कि इतनी कठोर भी नहीं है। कैमस देखकर सोचती है कि उसने कितनी इजीली उसकी वॉल ब्रेक कर दी। क्या यही बास्करविल रिवर स्टेक्स की पावर है? विकेर उस पर अटैक करने बढ़ता है। कैमस आंखें बंद कर सोचती है कि उसने गार्ड डाउन कर दिया था। आंखें खोलते ही वो देखती है कि विकेर उसकी फोरहेड पर उंगली से टैप करता है। एडोल्फ सोचता है ये तो बस एक फिंगर हिट था। कैमस पूछती है कि उसने उंगली क्यों मारी और ये ना कहे कि वो ओपोनेंट पर ईजी जा रहा है। विकेर अपने माथे पर हाथ रखकर कहता है कि वो उसे ऐसे ही जाने नहीं देगा, वरना हर्ट हो सकता है। क्या बेहतर नहीं कि बैटल जल्दी खत्म कर दी जाए जब तक चीज़ें कंट्रोल में हैं? कैमस तुरंत डबल वॉल मैजिक यूज़ करती है और कहती है कि ये डबल लेयर वॉल है, अब वो इसके थ्रू नहीं आ सकता। विकेर सोचता है कि पॉइंट क्या है, वो साइड से भी आ सकता है। वो कहता है कि लगता है उसके साथ ही प्ले करना होगा। वो फिर वॉल तोड़ देता है और कैमस की तरफ हाथ बढ़ाता है। कैमस घबरा जाती है। विकेर फिर से उंगलियों से उसके सिर पर टैप करता है। कैमस का माथा थोड़ा सूज जाता है। कैमस गुस्से में कहती है कि वो उसे मार देगी। विकेर खड़े खड़े सोचता है कि उसे लगा था कि कैमस गिव अप कर देगी, लेकिन चिल्ड्रन के साथ डील करना सच में हार्ड होता है। वो सोचता है कि 0.1 सेकंड में नेक क्रश कर सकता है, लेकिन वो ज़्यादा इशू बन जाएगा। अब सवाल यह है कि उसके गुस्से को शांत कैसे किया जाए। कैमस फिर से मैजिक से अटैक करती है। विकेर पीछे देखता है तो 2 लोग फाइट कर रहे होते हैं, एक सोर्समैन और एक मैजिक यूज़र। वो सोचता है कि इन्हें इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। मेज बार बार फायर मैजिक कास्ट कर रहा होता है और सोर्समैन मैजिक को स्लाइस कर रहा होता है। कैमस लगातार अटैक करती है और पूछती है कि उस पर एक भी हिट क्यों नहीं लग रही, और भागने के बजाय सामने आने को कहती है। मेज सोर्समैन को चैलेंज करता है कि देखता है वो मैजिक कट कर पाता है या नहीं। मेज फायर मैजिक यूज़ करता है। विकेट सोचता है कि अगर डिफेंस सिर्फ स्पेल्स पर रखोगे तो यही होगा। कैमस देखती रह जाती है। एडोल्फ खड़ा हो जाता है। तभी कैमस पर पूरा फायर मैजिक गिरता है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और कैमस की चिंता करने लगते हैं। एडोल्फ भी खड़े होकर चिल्लाता है। उसी समय कैमस एडोल्फ की आवाज़ सुनती है और सोचती है कि ये अंकल की आवाज़ है। वो सोचती है कि उसने अटैक तो मैनेज कर लिया, लेकिन उस फायर स्पेल ने उसके सारे कपड़े जला दिए हैं। घने धुएं की वजह से कैमस को कोई भी साफ दिखाई नहीं देता। वो मन ही मन घबरा जाती है कि जैसे ही स्मोक हटेगा सब लोग उसे देखेंगे और वो सबके लिए हंसी का स्टॉक बन जाएगी। उसे लगता है कि ये पल उसके लिए सबसे एम्बैरसिंग होने वाला है और वो अंदर से हेल्प मांगती है। तभी विकेर आगे आता है, बिना सोचे समझे अपनी शर्ट उतारता है और कैमस को देते हुए कहता है कि वो इसे पहन ले। कैमस हैरान होकर पूछती है कि वो अपने एनिमी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। विकेर शांत वॉइस में कहता है कि अगर उसे जैकेट वापस चाहिए तो वो अभी ले सकता है। कैमिस तुरंत कहती है कि उसका मतलब वो नहीं था, बल्कि वो कहना चाह रही थी कि ऐसा करके वो खुद एक्सपोज हो रहा है। विकेर साफ कह देता है कि उसे इसकी कोई चिंता नहीं है। कैमिस मन ही मन सोचती है कि ये इडियट उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है, जबकि वे अभी बैटल में अपोनेंट्स थे। कैमिस की नज़र अचानक विकेर के हाथ पर जाती है और वो देखती है कि वहां से ब्लड निकल रहा है। वो उसे बताती है कि उसका हाथ ब्लीड कर रहा है। विकेर इसे सिर्फ एक स्क्रैच मानता है जो रिवर स्टेक्स के दौरान लगा था, शायद किसी स्वॉर्डमैन के ब्लेड से। तभी गार्डियन नाइट्स वहां पहुंच जाते हैं और विकेर और कैमुस वहीं बैठे रहते हैं। स्मोक हटते ही एडोल्फ उन्हें देखता है और राहत की सांस लेता है कि कैमुस सेफ है। गार्डियंस कंफ्यूज हो जाते हैं। मर्क क्लैन की लेडी जमीन पर बैठी है, लेकिन जो ब्लीड कर रहा है वो बास्करविल क्लैन का स्टूडेंट है। ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि विनर कौन है। फिर भी सबकी नज़र विकेर की बॉडी पर जाती है। उसकी फिट फिजिक और स्ट्रॉन्ग मसल्स देखकर सब सोचते हैं कि रिवर स्टेक्स का इफेक्ट कितना डेंजरस और इंप्रेसिव है। 8 ईयर ओल्ड स्टूडेंट के लिए ये लेवल का फिजिकल कंट्रोल और टैलेंट बेहद रेयर माना जाता है। एडोल्फ आगे बढ़कर कैमिस को हग करता है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां यूगो और विकिर साथ साथ बास्करविल टेरिटरी में चलते रहते हैं। यूगो उससे पूछता है कि मर्क क्लैन की लेडी के साथ बैटल कैसी रही। विकिर जवाब देता है कि फाइट काफी इंटरेस्टिंग थी और उसने फिर से इस इवेंट का असली पर्पस समझा। यूगो समझाता है कि स्वॉर्डमैन और मेज के बीच की बैटल बिल्कुल अलग होती है और गार्ड डाउन करना सीरियस इंजरी दे सकता है। यूगो चुपचाप सुनता है और सोचता है कि यूगो को उसकी चिंता है। अपने पास लाइफ में उसे याद आता है कि यूगो हमेशा कोल्ड, स्ट्रिक्ट और ब्रूटल माने जाते थे। र्यूगर्स थे कि फर्स्ट वाइफ और एल्डेस्ट डॉटर को खोने के बाद उनकी पर्सनालिटी और भी हार्श हो गई थी, लेकिन ये सब अब उसकी प्रॉब्लम नहीं है। यूगो अब रूबी माइंस के बारे में पूछता है। विकिर कामली कहता है कि रूबी माइंस मर्क क्लैन को दे देनी चाहिए। वो एक्सप्लेन करता है कि बास्करविल क्लैन का मेन टास्क अपनी टेरिटरी को ग्रो करना है। रेड ओल्ड माउंटेन एरिया मॉन्स्टर्स और बारबेरियन से भरा पड़ा है। अगर मर्क क्लैन को फ्रंट में यूटिलाइज किया जाए तो एक्सपेंशन के दौरान डैमेज मिनिमम रहेगा। बास्करविल सिर्फ मॉन्स्टर्स और बारबेरियंस को पुश करेगा और लॉन्ग टर्म में सिचुएशन खुद कंट्रोल में आ जाएगी। यूगो मानता है कि यह आइडिया उसके माइंड से लगभग 90% मैच करता है। आगे चलते हुए अडोलिफ उन्हें रोकता है और जाने से पहले बात करने की रिक्वेस्ट करता है। वो रूबी माइंस इशू को पीसफुली रिजॉल्व करने का सजेशन देता है, चिल्ड्रन के बीच एंगेजमेंट। उसका प्रपोजल होता है बास्करविल क्लैन के एल्डेस्ट सन और मर्क क्लैन की एल्डेस्ट डॉटर कैमिस के बीच में अलायंस का। यूगो एज गैप का पॉइंट उठाता है क्योंकि उसका एल्डेस्ट सन 25 ईयर्स का है। कैमिस साफ शब्दों में कह देती है कि वो किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी जो उसकी मदर से वीक हो। उसे ज्यादा एज गैप बिल्कुल पसंद नहीं है। यूगो उसे समझाता है कि एंगेजमेंट कोई बुफे नहीं है जहां चॉइस की जाए। एडोलिफ कैमिस के कान में धीरे से कहता है कि ये बस एक छोटी सी फीस है बड़े पॉलिटिकल पॉन्ड में। एंगेजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता है, लोगों के माइंड में बनने वाला इंप्रेशन। वो कैमिस से उसके थॉट्स पूछता है। कैमिस चुपचाप विकिर को देखती है और थोड़ी शाय हो जाती है। उसी पल विकिर बिना हेजिटेशन के कह देता है कि उसे ये एंगेजमेंट एक्सेप्टेबल है। ये सुनते ही कैमिस और एडोलिफ दोनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। विकिर एक्सेप्टेंस कर लेता है और कहता है कि उसे जो भी कहा जाएगा वो सब करेगा। ये सुनकर एडोलिफ पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये बच्चा कह रहा है कि जो भी उसे बोला जाएगा वो बिना सवाल किए करेगा। ये एटीट्यूड आखिर किस तरह का है, खासकर उसकी डॉटर कैमिस के लिए। कैमिस ये सुनकर सोचने लगती है कि इसका मतलब ये है कि विकिर इस आइडिया के खिलाफ नहीं है। उसे लगा था कि वो शाय या वीक होगा, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। यूगो एडोलिफ से कहता है कि लैकलस्टर लोग डिसेंट फैमिली से आते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ग्रेट लोग हाई डिसेंट से आते हैं। एडोलिफ पूछता है कि क्या वो सच में इस चाइल्ड को लेकर श्योर है, और फिर विकिर के पास चला जाता है। विकिर एडोलिफ को देखकर सोचता है कि वो मर्क क्लैन की स्ट्रॉन्गेस्ट रून वर्ल्ड मेज में से एक है और अपनी नीज को बहुत सपोर्ट करता है। एडोलिफ विकिर से कहता है कि वो किसी को भी ऐसे ही कैमिस का हस्बैंड बनने नहीं देगा। एंगेजमेंट बस दोनों क्लैंस के बीच एक सजेशन है। विकिर के चेहरे को देखकर एडोलिफ सोचता है कि वो बास्करविल जीनियस से भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो विकिर के शोल्डर पर हाथ रखता है और नोटिस करता है कि उसका बॉडी इतना स्टर्डी क्यों है। फिर पूछता है कि वो आंसर क्यों नहीं दे रहा और क्या वो सुन भी रहा है। विकिर कामली कहता है कि जब से उसे ये बात कही गई है वो इसे दिमाग से नहीं, इंस्टिंक्ट से समझ रहा है। ये सुनकर ह्यूगो हल्का सा स्माइल करता है। कैमिस सोचती है कि ये अंकल के सामने भी ऐसा बोल सकता है। एडोलिफ हंसता है और ह्यूगो से पूछता है कि क्या उसे इस चाइल्ड से डीपर कॉन्वर्सेशन करने का चांस मिल सकता है। ह्यूगो कहता है कि एक एम्पायर मेज होकर 8 इयर्स के चाइल्ड को स्कोल्ड करना ठीक नहीं होगा। एडोलिफ हंसते हुए कहता है कि ये उसकी नीज का फ्यूचर हस्बैंड भी हो सकता है और वो रिक्वेस्ट डेप्यूटी पेट्रियट के तौर पर नहीं बल्कि एक अंकल के तौर पर कर रहा है। कैमिस कहती है कि अंकल को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एडोलिफ उसे वहीं बैठे रहने को कहता है और बताता है कि ये एनकाउंटर किसी न किसी दिन होना ही था। फिर वो ह्यूगो से परमिशन मांगता है। ह्यूगो आखिरकार एग्री कर जाता है। सीन बैटल ग्राउंड में शिफ्ट होता है। एडोलिफ और विकिर आमने सामने खड़े होते हैं। एडोलिफ कहता है कि वो विकिर की एबिलिटी टेस्ट करेगा और उसे दिखाना होगा कि वो किस लेवल तक केपेबल है। विकिर एग्री करता है और मन ही मन सोचता है कि अगर उसने सच में सब कुछ दिखा दिया तो ये ओल्ड मैन शायद पास आउट हो जाए। एडोलिफ हैंडीकैप देता है और मैजिक से एक पॉट बनाता है। कैमिस ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसका अंकल एक साथ फायर, अर्थ और वाटर मैजिक परफेक्टली यूज कर रहा है। एडोलिफ कहता है कि वो इस पॉट को अपने सिर पर रखेगा और अगर इसकी एक भी बूंद गिरी तो वो मान लेगा कि विकिर जीत गया। विकिर सोचता है कि रिग्रेशन से पहले भी एडोलिफ इतना डिफिकल्ट ओपोनेंट नहीं था, लेकिन ये अच्छा मौका है ये देखने का कि वो किस लेवल तक केपेबल है।
यही रीज़न है कि ह्यूगो ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। विकेट डिसाइड करता है कि वो पूरी पावर यूज़ नहीं करेगा, बस उतना ही दिखाएगा जिससे ह्यूगो सेटिस्फाइड हो जाए। एडोलिफ अटैक के लिए बुलाता है। विकेट स्वॉर्ड के साथ जंप करके अटैक करता है। कैमिस उसे वार्न करती है कि वो सीधे अंकल तक नहीं पहुंच सकता। एडोलिफ तुरंत वाटर डिफेंस बैरियर लगा देता है और अटैक बेअसर हो जाता है। एडोलिफ कैमिस से कहता है कि स्वॉर्डमैन के सामने शील्ड मैजिक सबसे बेस्ट होता है। विकेट पीछे हटकर सोचता है कि नॉर्मल रॉ स्वॉर्ड से इस बैरियर को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। तभी एडोलिफ 4 एलिमेंट ऑफेंस से विकेट पर अटैक करता है। कैमिस पीछे से चिल्लाती है कि ये फेयर नहीं है, क्योंकि अंकल ने कभी उसके साथ ड्यूअल में इतना मैजिक यूज नहीं किया। एडोलिफ मजाक में पूछता है कि वो किस साइड में है। ह्यूगो खड़े खड़े ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि उसे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ये यंग वन को शो करने का मौका है। विकेट समझ जाता है कि एडोलिफ किस लेवल का मेज है। वो सोचता है कि रिग्रेशन के बाद उसकी एज भले ही 8 इयर्स हो, लेकिन उसका पास्ट नॉलेज अभी भी इंटैक्ट है। अगर वो दोनों को बैलेंस में यूज करे तो वो ओपोनेंट का गार्ड डाउन कर सकता है, शायद किल तक कर सकता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। विकेट लगातार सेम स्पॉट पर स्वॉर्ड अटैक करता रहता है। एडोलिफ नोटिस करता है कि बिना किसी गलती के एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर हिट किया जा रहा है। स्वॉर्डशिप इंप्रेसिव है, लेकिन स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी लिमिट पर पहुंच जाती है। एडोलिफ कहता है कि विकेट को स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी और शील्ड की स्ट्रेंथ कंसिडर करनी चाहिए। ह्यूगो सोचता है कि सिंगल गोल पर फोकस करना अच्छा है, लेकिन ये ओपोनेंट पर डिपेंड करता है। अचानक स्वॉर्ड का टूटा हुआ हिस्सा पॉट को हिट करता है और पॉट टूट जाता है। एडोलिफ अनाउंस करता है कि पॉट टूट गया है, यानी कंडीशन फुलफिल हो गई है। कैमिस ये देखकर खुश हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर शाय भी हो जाती है। उसे एहसास होता है कि विकेट ने उसके अंकल के अगेंस्ट जीत हासिल की है, जिसका मतलब मैरिज प्रपोजल अब और रियल हो गया है। ह्यूगो सब समझ जाता है। एडोलिफ विकेट को देखता है और विकेट मन ही मन महसूस करता है कि वो एंटिसिपेशन से भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। विकीर बैटल में एडोलिफ को हरा देता है और जीत हासिल करता है। इसके बाद समय तेजी से आगे बढ़ता है और पूरे 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल बाद सीन खुलता है ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहां एक भयानक मॉन्स्टर सभी स्टूडेंट्स पर हमला करने के लिए बढ़ता है। सारे स्टूडेंट्स पहले से तैयार रहते हैं। मॉन्स्टर जैसे ही अटैक करता है, सभी अपनी स्वॉर्ड्स निकालते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। एक के बाद एक लगातार अटैक्स होते रहते हैं। यहाँ बास्करविल क्लैन के इंस्ट्रक्टर गेल डॉग स्टैफर्ड स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए बताता है कि जब कोई पावरफुल ओपोनेंट सामने आए तो वाइटल पॉइंट्स पर नहीं, बल्कि हाथ पैर पर फोकस करना चाहिए, ताकि उसकी स्पीड कम हो जाए। मॉन्स्टर स्टूडेंट्स पर भारी पड़ने लगता है। तभी ट्रिपलेट्स, तीनों भाई, एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं। स्टैफर्ड उन्हें देखकर कहता है कि जैसा उसने यंग मास्टर से एक्सपेक्ट किया था, वैसा ही उनका रॉ ऑरा डार्क रेड कलर में उभर आता है। मॉन्स्टर फिर से काउंटर करता है, लेकिन इस बार सारी स्टूडेंट्स मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। स्टैफर्ड तालियां बजाता है और कहता है कि अब वे स्वॉर्ड्स के प्रॉपर एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। लेजेंडरी बास्करविल स्वॉर्ड्समैनशिप फर्स्ट फैंग को उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और इसी मोमेंट में उनकी 7 साल की ट्रेनिंग ऑफिशियली खत्म हो जाती है। लेकिन स्टैफर्ड साफ करता है कि ये मॉन्स्टर केज में बंद था, इसलिए उतना पावरफुल नहीं था। रोजली माउंटेन का ऑक्स बियर इससे कहीं ज्यादा डेंजरस है, जिसे वो खुद भी अकेले हैंडल नहीं कर सकता। वो समझाता है कि डिमोनिक क्रीचर्स और कंट्रोल्ड एनिमीज में कितना फर्क होता है। डेथ कभी वार्निंग देकर नहीं आती, वो हमेशा आसपास ही रहती है। टैलेंट, ब्लड लाइन और एक्सपीरियंस से ही इसे सरपास किया जा सकता है। वो सभी को ग्रेजुएशन पर फ्यूचर बैटल्स के लिए विश करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि वो किस नाइट ऑर्डर में अप्लाई करेंगे। बास्करविल क्लान में कुल 7 नाइट्स होते हैं, जिन्हें अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया है। गार्डिंग, इन्वेस्टिगेशन, प्रोटेक्शन, असैसिनेशन, सप्रेशन और डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जैसे रोल्स के लिए। तभी एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड से पूछता है कि उसके हिसाब से वकील कौन सा ऑर्डर चूज करेगा। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और 15 साल का वकील दिखाई देता है, जो मॉन्स्टर्स के ढेर पर बैठा हुआ है। सभी जानते हैं कि उसने इससे भी बड़े ऑक्स बियर को मार चुका है। ये भी चर्चा है कि वो अब एक हाई रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन चुका है और थर्ड फैंग यूज कर सकता है। वकील सोचता है कि उसका प्लान जितना सोचा था उससे ज्यादा टाइम ले गया। वो अभी मीडियम रैंक स्वॉर्ड ग्रेजुएट है और 5th फैंग तक यूज कर सकता है। लो रैंक से मीडियम रैंक तक पहुंचने में उसे पूरे 7 साल लगे। रिग्रेशन से पहले का लेवल वो क्रॉस कर चुका है, लेकिन ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं रही जितनी उसने प्लान की थी। तभी बैरीमोर उसके पास आता है और बताता है कि मास्टर ने उसे बुलाया है और उसका पोस्ट डिसाइड हो चुका है। वकील यूगो के पास जाता है। क्लैन हेड यूगो को देखकर वो रिस्पेक्ट के साथ बात करता है और यूगो के चेहरे पर बने स्कार के बारे में पूछता है। यूगो बताता है कि ये स्कार माउंट ली रोजेस पर बारबेरियन से फाइट के दौरान लगा था। उसने एनिमी को भी वैसा ही स्कार दिया था। यूगो वकील को ग्रेजुएशन की बधाई देता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है कि आगे की राह और भी मुश्किल होगी। वकील थैंक्स कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे कौन सा पोस्ट मिलेगा। उसकी प्रीवियस लाइफ में उसे अप्रेंटिस नाइट बनाकर सीधे डेंजरस मिशंस पर भेज दिया गया था।
बास्करविल क्लैन में 15 साल के बाद चिल्ड्रन को रियल बैटल एक्सपीरियंस के लिए डिफरेंट यूनिट्स में बांट दिया जाता है। कई लोग वहीं मर जाते हैं और जो सर्वाइव करते हैं वही आगे गाइड्स बनते हैं। इसलिए यहाँ फिफ्थ फैंग तक ओपनली सिखाया नहीं जाता। तभी यूगो बोलता है कि वो चाहता है विकीर कांग्रेसमैन बने। ये सुनकर विकीर शॉक हो जाता है। यूगो एक्सप्लेन करता है कि कांग्रेसमैन क्लैन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करता है, जस्टिस मेंटेन करता है और बिजनेस अट्रैक्ट करता है, यानी बिग और स्मॉल दोनों अफेयर संभालने होते हैं। यूगो कहता है कि विकीर ने इतनी कम उम्र में वो अचीव कर लिया है जिसमें जीनियसेस को डेकेड्स लग जाते हैं, इसलिए वो उसे वाइस काउंसिल की पोजीशन ऑफर करता है। विकीर ऑफर एक्सेप्ट करता है, लेकिन मॉर्गन क्लैन से जुड़ी पुरानी सिचुएशन का जिक्र करता है। यूगो याद दिलाता है कि उसने रिवॉर्ड का प्रॉमिस किया था। विकीर साफ कहता है कि अगर रिक्वेस्ट डिफिकल्ट हो तो ग्रांट करने की जरूरत नहीं। यूगो बिना हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लेता है और भरोसा जताता है। विकीर सोचता है कि प्रीवियस लाइफ में उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा मोमेंट आएगा। बैरीमोर उसे बताता है कि मास्टर उसे ट्रेजर की तरह मानते हैं, इसलिए उसे तुरंत रियल बैटलफील्ड में नहीं भेजा गया। विकीर खुद से कहता है कि अगर वो वाइस काउंसिल की ड्यूटीज अच्छे से निभा पाया तो ठीक है, और अगर नहीं तो वो अपनी स्किल्स और ज़्यादा शार्पन करेगा। उसके लिए पोस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही फीलिंग, वही रियल बैटल एक्सपीरियंस, जिसे वो एक बार फिर, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ फेस करना चाहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है बास्करविल अंडरडॉग सिटी के अंदर, जहां काउंसिल्स की रेजिडेंस होती है। पूरे एरिया में ऑर्डर जारी किया जाता है कि वाइस काउंसिल कल आने वाले हैं, इसलिए हर चीज़ अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। दो सर्वेंट्स आपस में बात करते रहते हैं। एक पूछता है कि नया वाइस काउंसिल कैसा होगा और उम्मीद जताता है कि वो बिजनेस में एक्सपीरियंस्ड हो। दूसरा सर्वेंट बताता है कि उसने सुना है वाइस काउंसिल की एज सिर्फ 15 साल है। ये सुनकर पहला सर्वेंट घबरा जाता है और सोचता है कि 15 साल के चाइल्ड से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसी वक्त विकीर अंदर एंटर करता है। सर्वेंट्स उसे देखकर सोचते हैं कि शायद कोई नया एम्प्लॉय होगा। एक सर्वेंट उसे रोकते हुए कहता है कि बिना परमिशन यहाँ घूमना अलाउड नहीं है। विकीर कामली उसका हाथ हटाने को कहता है और अपने पेपर्स दिखाता है। पेपर्स देखते ही दोनों सर्वेंट्स नर्वस हो जाते हैं और तुरंत बोलते हैं कि सर आप जल्दी आ गए। विकीर उन्हें ऑर्डर देता है कि प्रिपरेशन शुरू करो, अल्कोहल और गर्ल्स का इंतजाम करो, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी थ्रो करने वाला है। ये सुनकर दोनों सर्वेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में पार्टी पूरी तरह रेडी हो जाती है और कई गेस्ट्स भी पहुंच जाते हैं। यहीं चुआ हुआ अंडरडॉग सिटी का मैनेजर सीन में आता है। वो सोचता है कि फर्स्ट डे पर ही पार्टी थ्रो करना कितना ऑट्रेशियस है। उसे लगता है कि ये वाइस काउंसिल टोटली रैक है और सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी पीछे से विकीर उससे पूछता है कि क्या वो ऑफिस मैनेजर है। चुआ ये सुनकर घबरा जाता है और समझ जाता है कि सामने खड़ा लड़का ही वाइस काउंसिल है। विकीर खुद को न्यूली अपॉइंटेड वाइस काउंसिल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। चुआ अपना परिचय देता है। विकीर उससे कैजुअली पूछता है कि उसका कोई मिडिल नेम है या नहीं। चुआ को ये बात इरिटेटिंग लगती है और वो सोचता है कि बिना मिडिल नेम वाले लोग आउटसाइड क्लैन से होते हैं, ब्लड लाइन से कनेक्टेड नहीं। फिर भी वो सिचुएशन संभाल लेता है। विकीर कहता है कि उसे चुआ पसंद आया है और बताता है कि उसे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी थी। चुआ बताता है कि वो इसी सिटी में बॉर्न और रेज्ड हुआ है। विकीर कहता है कि इसी वजह से वो सिटी की ग्राउंड रियलिटी अच्छे से जानता होगा। वो साफ करता है कि फिलहाल उसका कोई प्लान नहीं है कि वो चुआ के वर्क में इंटरफियर करे, बस गुड वर्क कंटिन्यू होना चाहिए। चुआ अंदर ही अंदर सोचता है कि ये कोई नया तरीका है प्रेशर डालने का, और पार्टी का असली रीज़न क्या है। विकीर एक्सप्लेन करता है कि फेडरल लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ स्ट्रेंज पॉइंट्स हैं जिन्हें एडजस्ट किया जाएगा। वो अंडरडॉग सिटी की मेन प्रॉब्लम बताता है। यहाँ कई ब्लैक मार्केट बिजनेसेस चल रहे हैं। सिर्फ ऑपरेशंस रोकने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अंडरग्राउंड मार्केट के कोर लीडर्स को रिमूव करना ज़रूरी है। विकीर कहता है कि वाइस काउंसिल का रोल लॉ एनफोर्स करने के लिए ही क्रिएट किया गया है। वो एग्जिस्टिंग लॉज को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कुछ न्यू लॉज ऐड करेगा। उसका प्लान है कि एक वीक में अंडरग्राउंड मार्केट को कंप्लीटली ड्राई कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले स्ट्रॉन्ग रीजन और एनफोर्समेंट चाहिए। वो बताता है कि वो ऐसा सिस्टम क्रिएट करेगा कि फाइल्स खुद ब खुद अट्रैक्ट हों। अगले दिन अंडरडॉग सिटी की डॉट स्माइल स्ट्रीट पर क्राउड जमा होता है। विकीर स्वॉर्ड के साथ स्ट्रीट पर खड़ा होता है। चुआ के अंडर काम करने वाले लोग पूछते हैं कि वाइस काउंसिल का प्लान क्या है। विकीर अनाउंस करता है कि वो न्यूली अपॉइंटेड काउंसिल है। लोग उसे देखकर सोचते हैं कि वो कितना यंग है, और कुछ लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। विकीर बताता है कि न्यू लॉ ऑलरेडी नोटिस में ऐड किया जा चुका है। कुछ लोग डाउट करते हैं कि अथॉरिटीज टेरिटरी मेंटेन कर भी पाएंगी या नहीं। चुआ क्राउड को डांटते हुए याद दिलाता है कि सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बास्करविल क्लैन की है। ये सुनकर लोग थोड़ा काम हो जाते हैं। तभी विकीर अपने हाथ में पकड़ी रॉड को पूरी ताकत से जमीन में घुसा देता है। उसकी पावर देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। विकीर अनाउंस करता है कि एज अ न्यू काउंसिल वो स्पेशल लॉ पैराग्राफ 1 आर्टिकल 1 डिक्लेयर करता है। जो भी इस रॉड को जमीन से निकाल पाएगा उसे 100 मिलियन गोल्ड रिवॉर्ड मिलेगा।
ये सुनकर क्राउड और काउंसिल मेंबर्स दोनों पूरी तरह स्टन रह जाते हैं। हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर करना क्या है, क्योंकि बात 100 मिलियन गोल्ड की है। विकेर अपना नया लॉ सबके सामने अनाउंस करता है। वो कहता है कि जो भी इस रॉड को जमीन से उखाड़ेगा उसे 100 मिलियन गोल्ड रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनते ही वहां मौजूद बड़े बड़े लोग शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि 100 मिलियन गोल्ड यहाँ की एवरेज सैलरी से कई गुना ज्यादा है। यहाँ तक कि वाइस काउंसिल के मेंबर्स भी स्टन रह जाते हैं। फिर भी कोई आगे नहीं आता, कोई हाथ उठाकर रॉड निकालने की कोशिश नहीं करता। विकेर सोचता है कि शायद इससे कोई फायदा नहीं होगा। तभी वो सेकंड आर्टिकल अनाउंस करता है, जो भी इस रॉड को बाहर निकालेगा उसे 1000 मिलियन गोल्ड्स मिलेंगे। अब क्राउड में हलचल मच जाती है। तभी एक आदमी चिल्लाकर कहता है कि विकेर मजाक उड़ा रहा है। बाकी लोग भी बोलते हैं कि इतने गोल्ड कॉइन्स कोई यूं ही नहीं दे सकता। चुहा हुआ सिर पकड़कर सोचता है कि सिचुएशन कितनी एम्बैरेसिंग हो गई है। विकेर फिर पूछता है कि क्या अभी भी कोई नहीं है। क्राउड और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तब वो थर्ड आर्टिकल अनाउंस करता है, जो भी इस रॉड को निकालेगा उसे 10,000 मिलियन गोल्ड्स मिलेंगे। अब सब लोग पूरी तरह सोच में पड़ जाते हैं कि ये मजाक है या सच। डिजायर तो सबके अंदर होती है, लेकिन फियर भी उतना ही ज्यादा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सोर्ड वाला नोबल नाराज हो गया तो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन भी हो सकती है। कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि रॉड शायद बहुत हैवी होगी या फिर इसमें कोई ट्रिक होगी। चुहा हुआ कहता है कि यहाँ कोई नहीं है जो ये कर सके, और सिटी के पास इतना गोल्ड भी नहीं है। तभी क्राउड में से एक छोटी बच्ची हाथ उठाती है और कहती है कि क्या वो ट्राई कर सकती है। एक बूढ़ा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो तो फ्लावर लेडी है, इसमें इन्वॉल्व मत हो। बच्ची कहती है कि उसकी मॉम ने सिखाया है कि कोशिश करनी चाहिए। वो हंसते हुए बोलती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी मॉम का ध्यान रख लेना। बूढ़ा उसे रोक नहीं पाता। बच्ची डरते डरते विकेर के सामने जाती है। वो सोचती है कि कहीं ये उसे मार न दे। वो खुद को काम करते हुए सोचती है कि कम से कम फ्लावर्स का पेमेंट तो मिल जाएगा। विकेर उसे रॉड निकालने को कहता है। बच्ची आगे बढ़ती है और बहुत आसानी से रॉड को बाहर निकाल लेती है। पूरा क्राउड शॉक में आ जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये सच में बाहर आ गया। बच्ची खुद भी सोचती है कि ये इतना ईजी कैसे हो गया। तभी विकेर अपनी स्वॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाता है। बच्ची डर के मारे आंखें बंद कर लेती है और सोचती है कि शायद अब एग्जीक्यूशन होगी। लेकिन विकेर उसे गोल्ड से भरा हुआ पाउच देता है और कहता है कि ये 100 मिलियन गोल्ड्स उसका रिवॉर्ड है। बच्ची शॉक हो जाती है और उसके पीछे खड़े सारे लोग भी स्टन रह जाते हैं। विकेर उससे पूछता है कि उसका घर कहाँ है, क्योंकि इतना गोल्ड हैवी होगा। वो बताता है कि रिवॉर्ड के साथ गार्ड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। विकेर बच्ची के सिर पर हाथ रखकर कहता है कि लॉ बनाया गया है तो फॉलो भी होगा। चुहा हुआ और पूरी पब्लिक खड़ी की खड़ी शॉक में रह जाती है। पाउच के अंदर रियल गोल्ड कॉइन्स होते हैं। ये परफॉर्मेंस विकेर के न्यू लॉस को फेमस बना देती है। लॉजिक सिंपल होता है, लॉ ओबे करने पर रिवॉर्ड और डिसओबे करने पर पनिशमेंट। ये बात सिटीजन्स के दिल में बैठ जाती है। विकेर के स्पेशल लॉ की वजह से लॉफुलनेस नोटिस होने लगती है और क्राइम रेट हाफ तक गिरने लगता है। बाद में विकेर और चुहा साथ खड़े होते हैं। विकेर चुहा की ईस्टर्न राइटिंग की तारीफ करता है। चुहा कहता है कि 20 साल में पहली बार वो इतना टच्ड हुआ है। विकेर कहता है कि सिटीजन्स को रूल नहीं किया जा सकता जब तक उनका ट्रस्ट न हो। वो सोचता है कि अटेंशन अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा, इसलिए उसने लास्ट इंप्रेशन पर गैम्बल किया था। रिजल्ट उसकी उम्मीद से बेहतर निकलता है। चुहा कहता है कि अब वो डेली फॉलो करेगा और रिलैक्स कर सकता है, क्योंकि उसके एफर्ट्स वेस्ट नहीं गए। विकेर अंदर ही अंदर सोचता है कि ये परफॉर्मेंस असल में उसकी प्रीवियस लाइफ में कैमस ने की थी। रिग्रेशन से पहले इसी वजह से क्राइम रेट बहुत नीचे आ गया था। फिर वो कहता है कि प्रॉब्लम अब स्टार्ट हुई है, क्योंकि इतना रिवॉर्ड देने के बाद ब्लैक मनी भी रिकवर करनी होगी। विकेर मैप पर इलीगल ग्रुप्स और फ्यूचर हाइडिंग लोकेशंस मार्क करता है। प्लान होता है कि इन एरियाज को मॉनिटर किया जाएगा और ब्लैक मनी सीज की जाएगी। चुहा शॉक होकर पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। विकेर कहता है कि वो क्रिमिनल्स को स्मेल कर सकता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि रिग्रेशन से पहले उसने यहाँ सर्वे किया था। तभी एक वर्कर आकर बताता है कि यूथ ऑटोनॉमी एसोसिएशन ने मीटिंग रिक्वेस्ट की है। विकेर कहता है कि अब टाइम आ गया है। वो एरोगेंट रिच स्टूडेंट्स उससे मिलना चाहते हैं। चुहा एक्सप्लेन करता है कि ये एसोसिएशन असल में सेकेंड और थर्ड जनरेशन नोबल्स का ग्रुप है, जो दिखने में ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन असल में सोशल क्लब जैसा है। विकेर हल्की स्माइल के साथ सोचता है कि शार्क्स अब स्मेल करना शुरू कर चुके हैं। फिर वो कहता है, तो अब शुरू करते हैं। नाइलेट्स जो पूरी पेस्ट सिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, उनका क्लब एक हाई एंड होटल में लोकेटेड है जो अंडरडॉग सिटी के अंदर आता है। बर्निंग सस्पेंशन के नीचे एक सीक्रेट रूम में डीप क्लब बना हुआ है।
उसी डीप क्लब के अंदर एक लग्जरी पार्टी चल रही होती है। ये पार्टी वीवीआईपी लॉन्ज में होती है, जहां सिर्फ 6 आवर्स की सर्विस का कॉस्ट ही 10 मिलियन गोल्ड होता है। इस पार्टी में पार्टिसिपेंट्स यूथ ऑटोनॉमी एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं। पार्टी लगातार चलती रहती है, जिसमें सेकंड और थर्ड जनरेशन के चिल्ड्रन शामिल होते हैं, जो बैस्कर हॉल टेरिटरीज की 7 फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। यहाँ एक सिंगल बॉटल का कॉस्ट भी 1 मिलियन गोल्ड होता है। पार्टी में मौजूद एक आदमी टेबल पर रखी ड्रिंक की तरफ इशारा करके बोलता है कि जल्दी से ड्रिंक फिनिश करो। सामने खड़े लोग बोलते हैं कि थैंक यू सर, वे इस प्रेशियस ड्रिंक को एंजॉय करेंगे और डेथ तक सर्विस देंगे। तभी उनमें से एक आदमी एरोगेंट टोन में बोलता है कि वो चाहे कितना भी मनी स्पेंड कर ले, उसका पैसा ऑटोमेटिकली रीफिल हो जाता है। ये सब बैस्करवेल की वजह से पॉसिबल है। स्लेव्स की डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और बारबेरियंस को किडनैप करके सेल करना बहुत ईजी हो गया है। दूसरा आदमी बोलता है कि यही सबसे ग्रेट बात है, इंपीरियल फैमिली की उन्हें कोई टेंशन नहीं है। एक और मेंबर बोलता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि बैस्करवेल क्लैन उन्हें प्रोटेक्ट करता है। उनके लिए ये क्लैन अब पर्सनल हंटिंग डॉग्स बन चुका है। वे मॉक करते हुए बोलते हैं कि वो इडियट्स सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स देखते हैं। मिस मेडिनैरो इंसिडेंट के बाद सब क्लियर हो गया था। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि ब्लेम किसी और पर पुश कर दिया गया था। उसी इंसिडेंट के बाद मेडिनैरो क्लैन अलग हो गया और अब सिर्फ 7 क्लैन्स ही बचे हैं। तभी एक आदमी पूछता है कि क्या उन्होंने न्यू डेप्यूटी काउंसिल के बारे में सुना है। दूसरा बोलता है कि अरेंजमेंट हो चुका है, वो न्यूबी वेन डेसेंट से है, उसका नाम विकीर है। दूसरा आदमी बोलता है कि ये नाम उसने पहली बार सुना है। उनका लीडर बोलता है कि ये न्यूबी आते ही सीन क्रिएट करने लगा है। उसकी एज सिर्फ 15 ईयर्स है, फिर भी खुद को माइटी समझता है। वो सजेस्ट करता है कि क्यों ना वे उसके साथ फन करें और उसे कुछ लेसन सिखाएं। प्लान ये होता है कि उसे पार्टी में इन्वाइट किया जाएगा, ड्रिंक्स और विमेन दी जाएंगी और पार्टी खत्म होने के बाद पूरा बिल उसी से पे कराया जाएगा। एक मेंबर बोलता है कि आइडिया अच्छा है, एक 15 ईयर्स ओल्ड गवर्नमेंट वर्कर के पास ज़्यादा मनी नहीं होगी। अगर वो रिपोर्ट करेगा भी तो वे बोल देंगे कि ये सिर्फ एक जोक था और उसे इवेंट का पेमेंट करना होगा। इसके बाद वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तभी वेटर आकर इन्फॉर्म करता है कि लेडीज़ आ चुकी हैं। लेडीज़ के साथ साथ विकीर भी एंटर करता है। एक आदमी देखकर बोलता है कि क्या किसी मेल एस्कॉट को बुलाया गया है। वेटर डिनाई करता है, लेकिन फिर विकीर के हेयर पकड़कर उसे क्वेश्चन करता है कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ अंदर कैसे आ गया। ये देखकर विकीर को एंगर आ जाता है। पार्टी मेंबर्स देखते रह जाते हैं और विकीर वेटर का आर्म पूरी तरह ब्रेक कर देता है। पूरा लाउंज शॉक में चला जाता है। विकीर आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये सुनते ही सामने वाला आदमी पैनिक हो जाता है और रियलाइज करता है कि वो डेप्यूटी काउंसिल के सामने खड़ा है। पार्टी होस्ट सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करता है और मेंबर्स आपस में विस्पर करते हैं कि प्लान स्टार्ट किया जाए। वे सोचते हैं कि विकीर को वहीं रोककर पार्टी का पेमेंट फोर्स किया जाएगा। तभी विकी टेबल पर जोर से हैंड स्लैम करता है। पीछे रखे सारे ग्लासेस वाइब्रेट करने लगते हैं और कुछ सेकंड्स में ग्राउंड पर गिरकर ब्रेक हो जाते हैं। सभी लोग टेरिफाइड हो जाते हैं। पार्टी होस्ट सोचता है कि क्या विकीर माना मैनिपुलेशन यूज कर रहा है या वो चैंपियन टावर एक्सप्लोजन का किड है। डर के मारे एक आदमी बोलता है कि वे अपने ड्रिंक्स का पेमेंट खुद करेंगे। विकीर काम लेकिन थ्रेटनिंग वॉइस में बोलता है कि ऑफ कोर्स वही लोग पे करेंगे। वो पूछता है कि क्या यही उनका प्लान था, उसे फोर्स करने का। विकीर आगे बोलता है कि सिर्फ मनी और पावर होने की वजह से वे सोचते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अभी तक रियल फियर देखा नहीं है। सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। विकीर एक आदमी को पकड़कर फ्लोर पर स्लैम कर देता है और उसके ऊपर पैर रखकर बोलता है कि अगर उन्हें रीजन नहीं पता तो सबका सेम फेट होगा। फिर वो किडनैपिंग, इल्लीगल स्लेव ट्रैफिकिंग और बैस्करवेल के नाम पर किए गए क्राइम्स रिवील करता है। ये सुनते ही सभी लोग कंप्लीटली शॉक्ड और स्कैर्ड हो जाते हैं। विकीर कोल्ड टोन में बोलता है कि एनिमल्स तब तक नहीं सीखते जब तक उन्हें टीच न किया जाए। इसके बाद वो अटैक शुरू करता है और कहता है कि अब वो दिखाएगा कि ऐसे क्रीचर्स को लेसन कैसे सिखाया जाता है। विकीर सभी से फाइट करता है और उन्हें बोलता है कि वो उन्हें दिखाएगा कि डर क्या होता है। उसके बाद विकीर सभी को ब्रूटल तरीके से डिफीट करता है और उन्हें काउंसिल पैलेस में ले जाकर जेल के अंदर बंद कर देता है। ये सब देखकर चूहा पूरी तरह शॉक में चला जाता है। तभी जेल के अंदर से एक आदमी चिल्लाकर बोलता है कि उसे क्या लगता है वो ये सब करके बच जाएगा। वो धमकी देता है कि एक बार उसे बाहर आने दिया जाए तो वो विकीर को मार देगा और बोलता है कि ये बात भूलना मत। चूहा विकीर से पूछता है कि सर, आपने क्या सोचकर इन लोगों के साथ इतना एक्सट्रीम किया। विकीर शांत वॉइस में पूछता है कि क्या उसने ज़्यादा कर दिया। चूहा बोलता है कि हाँ, आपने क्लियरली अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। आपने तो इन लोगों को लिटरली मीट पैनकेक बना दिया है। विकीर बोलता है कि टेंशन मत लो, अभी तो उसने शुरू भी नहीं किया है। ये सुनकर चूहा कंफ्यूज हो जाता है। विकीर एक्सप्लेन करता है कि मुस्लिम पार्टी का लीडर कोऑपरेशन प्रिवेंट कर रहा था। वो रूरल एरिया के अंदर रहते हुए रीजन की लाइफ इंप्रूव कर रहा था, लेकिन ये लोग उससे भी ज़्यादा डर्टी काम कर रहे थे।
विकीर बोलता है कि ये लोग बेट सर्कल क्लैन की पावर मिसयूज कर रहे थे, सिर्फ इन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि ये कितने करप्टेड और कंपेटिटिव दिखते हैं। यही प्रूफ है कि इन्हें अभी तक लेसन समझ में नहीं आया है। विकीर डिसाइड करता है कि जब सनसेट होगा तब वो इन सभी को एग्जीक्यूट कर देगा और साथ ही इनके सारे कनेक्शंस भी वाइप आउट कर देगा। चूहा डरते हुए पूछता है कि क्या वो सीरियस है। विकीर कामली कंफर्म करता है कि हाँ। ये सुनते ही जेल के अंदर मौजूद बाकी प्रिजनर्स पैनिक में आ जाते हैं और प्लीड करने लगते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। वे बोलते हैं कि विकीर जो चाहेगा वे सब देंगे, बस उन्हें मारना मत। चूहा हेजिटेट करता है और बोलता है कि उनके क्लैंस क्या ये सब चुपचाप दिखेंगे। वे भले ही सिली और कावर्ड हों, लेकिन कभी कभी बोल्ड भी हो जाते हैं। बाद में वे बिजनेस सपोर्ट बंद कर देंगे और रिवेंज वॉर स्टार्ट कर देंगे। विकीर कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है कि टेंशन मत लो, उनके क्लैंस कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लोग अंडरडॉग सिटी के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं। चूहा बोलता है कि क्या उनके पास एविडेंस है। विकीर बोलता है कि वरी मत करो, उसके पास अपने मेथड्स हैं। अगर एविडेंस नहीं मिलेगा तो वो एविडेंस बना देगा। वैसे भी फ्यूचर में क्या होगा उससे उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जल्द ही कैलामिटी एज आने वाला है। विकीर आगे बोलता है कि थोड़े टाइम बाद वो खुद अकेडमी में एडमिट हो जाएगा और ये प्लेस छोड़ देगा। इसके बाद वो प्रिजनर्स को बताता है कि उन पर इलीगल किडनैपिंग, विमेन ट्रैफिकिंग, थ्रेटनिंग, ब्लैकमेल, असॉल्ट और ऑफिशियल असैसिनेशन जैसे चार्जेस लगेंगे। एक आदमी बोलता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है और अगर एविडेंस होगा तो वो पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। विकीर कामली पॉइंट आउट करता है कि वो पनिशमेंट की बात ऐसे कर रहा है जैसे वो क्राइम के लिए गिल्टी है, बस एविडेंस नहीं है। ये सुनकर वो आदमी चुप हो जाता है। विकीर रियलाइज करता है कि वो आदमी अपने क्लैन का नाम खराब नहीं करना चाहता, चाहे उसकी डेथ ही क्यों ना हो जाए। तभी पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है कि जो चीज़ विकीर ने बनवाने को कहा था वो तैयार है। विकीर उसकी टाइमिंग की तारीफ करता है। वो आदमी बताता है कि वो 30 ईयर्स से टॉर्चरिंग कर रहा है, लेकिन विकीर ने जो टूल्स बनवाए हैं उनमें से कई उसके लिए भी नए हैं। वो पूछता है कि विकीर इतने चिलिंग आइडियाज़ कैसे सोच लेता है। विकीर बताता है कि उसने ये इन्वेंट नहीं, जहाँ से वो आया है वहाँ ये सब कॉमन है। आदमी जोकिंग टोन में पूछता है कि क्या वो हेल में था। विकीर कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है कि कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर वो पूछता है कि क्या वो उसे कुछ न्यू ट्रिक सिखाना चाहेगा। आदमी डर के मारे मना कर देता है। विकीर अनाउंस करता है कि अब शुरू करते हैं। वे प्रिजनर्स को वार्न करता है कि वे बोलने की कोशिश ना करें क्योंकि उसे उनकी मेमोरीज रिवील करने के लिए टाइम चाहिए। ये सुनकर सब लोग टेरिफाइड हो जाते हैं। इसके बाद अंडरडॉग सिटी में र्यूमर्स तेजी से स्प्रेड हो जाते हैं कि लग्जरी लाइफ जीने वाले 7 ट्रेसेस को एक साथ अरेस्ट कर लिया गया है। सिटी के हर ग्रुप में यही डिस्कशन होती है कि उन्हें बॉक्स की तरह ट्रीट किया गया है और नए वॉइस काउंसिल को देखकर लगता है कि वे जल्दी बाहर नहीं आएंगे। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि वे नेटिव क्लैंस के चिल्ड्रन हैं और शायद हम्बल करके छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन लॉ क्लियरली बताता है कि इन क्राइम्स की पनिशमेंट डायरेक्ट एग्जीक्यूशन है। सिटीजन्स डिबेट करते हैं कि ये पावर गेम है, पॉलिटिकल सिस्टम और नेटिव क्लैंस के बीच। अधिकतर क्लैंस अपॉलॉजी टोकन्स भेजते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में 7 लोगों के हेड्स पब्लिकली डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। नोटिस पर लिखा होता है कि ये कंफर्म्ड क्रिमिनल्स थे और एग्जीक्यूशन लॉफुली किया गया है। सब लोग शॉक में चले जाते हैं। विकीर बोलता है कि इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि लॉ पहले से एग्जिस्ट करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पनिश्ड क्रिमिनल्स फेमस नेटिव नोबल्स थे और ये इंसिडेंट फ्यूचर में बिग चेंजेस लाएगा। चूहा थिंक करता है कि वॉर डिक्लेरेशन सुनकर पूरा सिटी स्क्रीम उठा होगा और आने वाली वॉर में एक साइड कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगी। अंडरडॉग सिटी में मैसिव ब्लडशेड आने वाला है। विकीर चूहा को कमांड देता है कि मैनेजर रेडी रहे, नेक्स्ट ऑपरेशन के टाइम आ चुका है। इसके बाद विकीर और चूहा अपीयरेंस चेंज करते हैं और स्लेव मार्केट में एंटर करते हैं। विकीर स्लेव बना रहता है और चूहा उसे सेल करने आया होता है। चूहा क्वाइटली पूछता है कि क्या ये सच में उनका प्लान है। विकीर पूछता है कि क्या उसे उस पर ट्रस्ट नहीं है। चूहा डिनाई करता है लेकिन इनसाइड डाउट करता है। स्लेव मार्केट में कई नोबल फैमिलीज मौजूद होती हैं स्लेव्स खरीदने के लिए और विकीर वहीं स्लेव के रूप में स्टैंड करता है बिकने के लिए। हम अंडरडॉग सिटी के अंदर देखते हैं जहां आज स्लेव्स ऑक्शन होने वाला है। ऑफ कोर्स ये इवेंट ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं किया गया है बास्करविल फैमिली में। यहाँ स्लेव्स ज़्यादातर किडनैपिंग से लाए जाते हैं, चाहे बार्बरस नोबल्स हों या कॉमनर्स। बायर्स मोस्टली नोबल्स और रिच फैमिलीज से होते हैं। सिक्योरिटी सभी को वेलकम करके आइडेंटिटी चेक करती है। चूहा अपनी आईडी दिखाता है जिसमें ब्लैंक क्लैन का क्लियर सिग्नेचर होता है। चेक के बाद पता चलता है कि वो स्लेव सेल करने आया है। चूहा कामली कंफर्म करता है। वो आदमी बताता है कि ब्लैक क्लैन उनका प्रेशियस कस्टमर है और उसे लगा कहीं चूहा प्रीवियस स्लेव्स रिटर्न करने तो नहीं आया। चूहा जवाब देता है कि वो लास्ट परचेज से सेटिस्फाइड है। स्लेव को देखकर आदमी कहता है कि ब्लैक हेयर और रेड आइस रेयर प्रोडक्ट है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अच्छी प्राइस का प्रॉमिस करता है और चूहा से सर्कस एंजॉय करने को कहता है। चूहा स्लेव वहीं छोड़ देता है। ऑक्शन बिगिन होता है। पहला आइटम मसल टाइप ए रैंक मॉन्स्टर होता है जिसके 19 हार्ट्स हैं।
स्टार्टिंग प्राइस 100 मिलियन गोल्ड होती है और बिडिंग के बाद ये 250 मिलियन में सेल हो जाता है। इसके बाद स्लेव्स की बिडिंग होती है। फिर एक बारबरिस स्लेव आती है। ऑक्शनियर वार्निंग देता है कि बाद में ब्लेम मत करना। अनाउंसमेंट होती है कि एक स्पेशल प्रोडक्ट डीप जंगल से आया है। ये वॉरियर ट्राइब ऑफ लार्ज 8 माउंटेन बारबरिस की वाइल्ड स्लेव है। ऑक्शनियर कहता है कि इसे टेम करने से बायर्स को न्यू फीलिंग मिलेगी। स्टार्टिंग बिड 5 मिलियन रखी जाती है, फिर 3 मिलियन और आखिर में 1 मिलियन, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ऑक्शनियर गुस्से में इसे हटाने को कहता है। तभी बारबरिस स्लेव गुस्से में पेड़ पर पंच मारती है और गिरा देती है। ऑक्शनियर अपोलोजाइज करके नेक्स्ट आइटम अनाउंस करता है। अब विकीर की एंट्री होती है। एक लेडी की नज़र तुरंत उस पर टिक जाती है। रेड आइस और ब्लैक हेयर एक्सट्रीमली रेयर होने की वजह से प्राइस हाई रखी जाती है। लेडी 600 मिलियन की बिड लगा देती है। पीछे बैठा आदमी 800 मिलियन बोलता है। लेडी पूछती है कि वो स्लेव क्यों ले रहा है। वो कहता है ग्लैडिएटर के लिए। बिडिंग 900 मिलियन तक जाती है, तभी कोई सीधा 6 बिलियन बोल देता है। हॉल साइलेंट हो जाता है। वो बैरन गैमनो फार्म ग्रैनरी होता है। सब समझ जाते हैं कि उसकी पॉकेट फुल है और इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। बैरन कहता है कि वो इसे कैपिटल में हायर प्राइस पर सेल करके प्रॉफिट में रहेगा। लेडी कहती है कि 6 बिलियन बहुत ज़्यादा है। बैरन उसे चुप करा देता है और याद दिलाता है कि उसने ही उसे शेल्टर दिया था। कोई और बिड नहीं आती और स्लेव बैरन का हो जाता है। विकीर बैरन के सामने लाया जाता है। बैरन कहता है कि अब विकीर उसका है और नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। वो हैंडकफ्स खोलने को पूछता है। विकीर कामली मना करता है और खुद हैंडकफ्स तोड़ देता है। बैरन शॉक्ड रह जाता है। उसी मोमेंट विकीर अटैक करके उसे गिरा देता है। बैरन हेल्प के लिए किंडी को बुलाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और विकीर उसे खत्म कर देता है। विकीर गैग हटाकर बोलता है कि वो जीत गया। किंडी समझ जाती है कि ये बास्करविल हेड है। खबर फैल जाती है कि बास्करविल का हेड अंडरडॉग सिटी में है। चूहा सोचता है कि डेप्यूटी काउंसिल कोई बड़ा प्लान कर रहा है। विकीर मुस्कुराकर कहता है कि सर्कल इस जगह के लिए परफेक्ट नाम है और वार्निंग देता है कि यहाँ मौजूद कोई भी इंसान एक पीस में बाहर नहीं जाएगा। सभी लोग एकदम से डर जाते हैं। तभी वो बंदा देखता है और बोलता है कि कौन केयर करता है कि ये डेप्यूटी काउंसिल है या नहीं। इसके पास कोई वेपन नहीं है, जल्दी से इसे मार दो। सभी लोग मिलकर विकीर को मारने दौड़ते हैं। उसी पल विकीर बेल जाब यूज करता है और सबको मारना शुरू कर देता है। वो बंदा देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये रेड हॉरिफाइंग ऑरा क्या है। इसका मतलब ये ग्रेजुएट है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। वो आदमी विकीर से फाइट करते हुए चेन्स यूज करता है उसे मारने के लिए, लेकिन विकीर बेल जैब शॉट से उसे बीच से ही कट कर देता है। वो आदमी सोचता है कि अगर ये बास्करविल से भी है तब भी इस एज में ये ग्लैडिएटर नहीं हो सकता। ग्लैडिएटर एक अल्टीमेट वेपन होते हैं जो नेशन की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो उसके बचने का कोई चांस नहीं है। चूहा भी उसी क्राउड में खड़ा रहता है और सोचता है कि कौन सोच सकता था कि डेप्यूटी काउंसिल का शॉर्ट रेंज स्किल इतना इरेगुलर होगा। तभी उस आदमी की नज़र चूहा पर जाती है। वो चूहा को पकड़ लेता है, उसके गले पर नाइफ रख देता है और बोलता है कि डेप्यूटी काउंसिल यहाँ देखो, अपना वेपन ड्रॉप कर दो और जल्दी से सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारे कॉमरेड की जान चली जाएगी। चूहा कामली बोलता है कि डेप्यूटी काउंसिल उसकी चिंता ना करे, वो ठीक है, और उसे खुद को देखने के लिए बोलता है। वो आदमी सुनकर चौंक जाता है। चूहा कहता है कि इनजस्टिस और कॉम्प्रोमाइज़ उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करते। वो अपने सीनियर पर बर्डन बनने से अच्छा मरना पसंद करेगा। विकीर ये सब सुनकर हंसता है और कहता है कि उसके वर्ड्स उसके फेस से मैच नहीं कर रहे। वो बहुत डेस्परेट दिख रहा है। विकीर एक फ्लूट निकालता है और बजाता है। उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। फ्लूट बंद होने के बाद वो आदमी सोचता है कि कुछ भी नहीं हुआ। मतलब विकीर सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था कि ग्लैडिएटर भी यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तभी अचानक उसके पीछे से कोई आता है और उसका गला काट देता है। वो होते हैं पिटबुल्स। एक और आदमी अटैक करने आता है और पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन ग्लैडिएटर उसे वहीं इंस्टेंटली मार देता है। ये देखकर सभी लोग और ज़्यादा डर जाते हैं और विकीर हंसता है। धीरे धीरे सारे ग्लैडिएटर्स एक जगह जमा हो जाते हैं और देखते ही देखते पूरा सर्कस भर जाता है। सभी लोग डर के मारे सोचते हैं कि कहीं ये वही तो नहीं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। किंडी उनके चेस्ट पर बने टीथ सिंबल को देखकर पहचान लेती है। वो सोचती है कि एम्पायर के सबसे ब्रूटल नाइट्स हैं, जिन्हें लग्जरी एक्सपर्ट्स कहा जाता है। पूरे 100 नाइट्स जो सभी ग्लैडिएटर्स हैं, ये बास्करविल क्लैन के पिटबुल्स हैं। तभी किंडी के पीछे अचानक एक ग्लैडिएटर आ जाता है। वो सोचती है कि वो यहाँ ऐसे नहीं मर सकती। उसी पल विकीर आकर उसे बचा लेता है और ग्लैडिएटर को उसे छोड़ देने का ऑर्डर देता है। ग्लैडिएटर तुरंत रुक जाता है। विकीर बोलता है कि इसे छोड़ दो, बाकी जितने भी खड़े हैं सबको मार दो, लेकिन जो ज़मीन पर लेटे हैं उन्हें मत मारना। अगर वो थोड़ा भी हिले तो तुरंत मार देना। विकीर वहाँ से चला जाता है। किंडी उसे देखकर सोचती है कि विकीर मिलिट्री पावर को लेकर बहुत सेंसिटिव है, लेकिन वो रिलीव्ड है कि वो बिना किसी ट्रबल के पिटबुल्स को यूज़ कर पाया। ग्लैडिएटर सबको मारते रहते हैं।
एक आदमी जमीन पर लेटा रहता है और सोचता है कि अभी ऐसे ही लेटा रहेगा, जब सब शांत हो जाएगा तो भाग जाएगा। तभी एक ग्लैडिएटर उसके सामने आता है। वो आदमी कहता है कि वो हैंडकफ्स पहन लेगा। ग्लैडिएटर बोलता है कि वो ऐसी चीज़ें कैरी नहीं करते और माफ़ी मांगते हुए उसके पैर काट देता है। वो कहता है कि जिनका एग्जीक्यूशन होने वाला है उन्हें पैरों की ज़रूरत नहीं होती। तभी वकीर का अंकल आता है और पूछता है कि क्या वो पिटबुल नाइट्स यूज़ करके सेटिस्फाइड है। वकीर बोलता है कि हाँ, वो सेटिस्फाइड है। बॉस्टन टेरर कहता है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। वो वकीर को देखकर सोचता है कि यही वकीर है, तभी उसका बड़ा भाई इसमें इतना इंटरेस्टेड था। 15 ईयर्स की एज में ही इतना क्रूअल। बॉस्टन टेरर वकीर के सिर पर हाथ रखकर बोलता है कि बाद में पिटबुल नाइट्स में आना, वो उसे अच्छे से रेज करेगा। वकीर बोलता है कि वो इसके बारे में सोचेगा, लेकिन अभी उसके पास कुछ अर्जेंट मैटर हैं, और वो जाता है। बॉस्टन टेरर सोचता है कि वकीर कितना एरोजेंट है और उसे देखकर लगता है कि वो उसे और ज़्यादा चाहता है। वकीर एक फ्लूट निकालता है और बजाता है। आसपास देखकर उसे लगता है कि यही जगह हो सकती है पैसा छुपाने के लिए। उसे एक लॉकर दिखता है। वो सोचता है कि क्या ये सेफ है? यहाँ नोबल्स का मनी रखा होता है जो उन्होंने पे किया था। ये सारा पैसा सिटी हॉल भेजा जाएगा ताकि टैक्सेशन प्रॉपरली हो सके। वकीर सोचता है कि बास्करविल के लिए उसे थोड़ा बैड फील हो रहा है, जिन्होंने उसे फंड्स प्रोवाइड किए थे, लेकिन अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो स्टोर रूम में किसी और रीज़न से आया है। जैसे ही वो केज का क्लॉथ हटाता है, उसे वही बार्बरीस लड़की दिखती है जो सेल नहीं हो पाई थी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वकीर उसे ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यहाँ लाए जाने से पहले ही उसे पनिशमेंट दी जा चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वकीर उसे एक हीलिंग पोशन देता है और बताता है कि वो काफ़ी लकी है। वो ये पोशन इसलिए दे रहा है क्योंकि ये उसे नाइट ऑर्डर से मिला था। पोशन पीते ही थोड़े ही टाइम में उसकी सारी इंजरीज हील हो जाती हैं। लड़की की आंखें खुलती हैं, वो उठकर वकीर को देखती है और उसे देखकर थोड़ा पैनिक हो जाती है। वकीर पूछता है कि क्या हुआ। लगता है वो सरप्राइज हो गई है। लड़की को कुछ समझ नहीं आता। तब वकीर उसकी लैंग्वेज में बोलता है कि वो यहाँ से जा सकती है। वकीर उसकी लैंग्वेज इसलिए समझ पाता है क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में वो बारबेरीज से कई बार फाइट कर चुका था। लड़की अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलती है, लेकिन वकीर को पूरा समझ नहीं आता। वकीर दोबारा कहता है कि वो यहाँ से चली जाए और भाग जाए। लड़की केस से बाहर निकलती है और जाते जाते वकीर से कुछ कहती है। वकीर समझ जाता है कि शायद वो थैंक्स कह रही है। इसके बाद वकीर सोचता है कि अब वो काम पहले कर ले जिसके लिए वो यहाँ आया था। वो ढूंढते हुए पहुंचता है ए रैंक मॉन्स्टर मर्सिया की बॉडी तक। फॉर्चून की बात ये थी कि उस मॉन्स्टर की बॉडी अब तक डिसमेंटल नहीं की गई थी। जैसे ही वकीर मॉन्स्टर के पास जाता है, उसका बीलज़ेबब अपने आप रिएक्ट करने लगता है। वकीर कहता है कि बहुत टाइम बाद ये ए रैंक मॉन्स्टर मिलने वाला है और बीलज़ेबब को काम रहने के लिए बोलता है। वो कहता है कि वो इसे खाने देगा, लेकिन जल्दी करना होगा क्योंकि पिटबुल नाइट्स कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट डे वाइस काउंसिल एक ही झटके में क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देता है। जैसे ही सुबह होती है, र्यूमर्स पूरे अंडरडॉग सिटी में फैलने लगते हैं। जो भी नोबल फैमिलीज उस ऑक्शन में शामिल थीं और जो भी उसे चला रहे थे, सबको अंडरडॉग प्रिजन में डाल दिया जाता है। उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। अंडरडॉग सिटी का डिमोनिक केव रातों रात जलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जो भी वीवीआईपी क्लब के मेंबर्स थे, उनके हेड्स डिस्प्ले पर टांग दिए जाते हैं। सिटी के सिटीजन्स के मन में क्राइम को लेकर डर बैठ जाता है। 7 नेटिव क्लैंस जिनके चिल्ड्रन गायब हुए थे, प्रोटेस्ट कंसल्टेशन लेटर्स भेजते हैं। वकीर के आंसर्स पहले से ही रेडी रहते हैं। क्राइम में इन्वॉल्व सीनियर्स के खिलाफ इलीगल स्लेव ट्रेडिंग को नेशन से बैन कर दिया जाता है और पनिशमेंट स्ट्रेट डेथ रखी जाती है। 7 सीनियर्स की प्रॉपर्टीज और अकाउंट्स सीज कर लिए जाते हैं। बास्करविल क्लैन पूरे इंसिडेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है और रिपोर्ट जल्दी ही पब्लिक होती है। इसके बाद 7 क्लैंस के प्रोटेस्ट्स कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं। जो एरोगेंट क्लैन हेड्स थे, वो पर्सनली आकर काउंसिल के सामने हेड बाव करते हैं। वकीर का आंसर सिंपल रहता है, ब्लैक बुक ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट हो चुकी है और जो क्लैंस बास्करविल ऑटोनॉमी लॉ फॉलो नहीं करते, उनकी प्रॉपर्टीज सीज होंगी। क्राइम की कीमत चुकाने के लिए उनकी फैमिली से 3 मेंबर्स का एग्जीक्यूशन होगा अंडर द रूल ऑफ न्यू वाइस काउंसिल। एग्जीक्यूशन फ्लोर कई दिनों तक ब्लड से वेट रहता है। सिटीजन्स जानते हैं कि ये डिस्गस्टिंग वर्मिन का ब्लड है। इसके बाद गवर्नमेंट पोजीशंस, पर्सनल जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्लियर इंप्रूवमेंट दिखने लगता है। इलीगल अंडरग्राउंड इकोनॉमी और टैक्स इवेजन काफ़ी कम हो जाते हैं। अंडरडॉग सिटी का वेलफेयर इंप्रूव होता है और वकीर का अप्रूवल डे बाय डे बढ़ता जाता है। चूवा वकीर के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। वकीर उसे बोलता है कि एज ऑफिस मैनेजर उसे अपने जॉब पर फोकस करना चाहिए, कॉफ़ी लाने की ज़रूरत नहीं है। चूवा कहता है कि ये उसका थैंक्स बोलने का तरीका है क्योंकि वकीर ने उसे उस ल्यूनैटिक से बचाया था जो उसे काटने वाला था। वकीर जवाब देता है कि कॉफ़ी को लाइफ के बदले देना काफ़ी चीप डील है। चूवा मजाक में कहता है कि इसमें 2 शुगर क्यूब्स, 2 क्रीमर्स और थोड़ा वाटर है और वकीर की राइटिंग पेनमैनशिप ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है। वकीर कहता है कि वो चेक कर सकता है।
चूहा हैरान होकर सोचता है कि विकिर ने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया सीखने में, फिर भी वो इतना कुछ लिखवा रहा है। विकिर कहता है कि अभी भी उसे मैच करने के लिए बहुत टाइम है। चूहा अपने मन में सोचता है कि ये इनक्रेडिबल है। विकिर थोड़े लर्निंग में ही न्यू लॉज बना सकता है। अगर वाइस काउंसिल यहीं कुछ और टाइम रहे तो अंडरडॉग सिटी और ज़्यादा डेवलप हो सकती है। रात को प्रिजन के अंदर सीन शिफ्ट होता है। किंडी प्रिजन में होती है। विकिर वहां आता है और कहता है कि वो जल्दी नहीं आ पाया क्योंकि किसी रीज़न से बिजी था। वो कंफर्म करता है कि उसका नाम किंडी वेंडी है। किंडी पूछती है कि विकिर ने उसे जिंदा क्यों रखा। विकिर कहता है कि उसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे। किंडी बोलती है कि क्या सिर्फ क्वेश्चंस के लिए ही उसे जिंदा रखा गया है। विकिर एक्सप्लेन करता है कि बैरन गैम्पिनो, जो पहले सिर्फ एक रैंडम लिटिल ग्रैनरी था, उसने अपनी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर ली थी और वो सब किंडी की वजह से हुआ है। रिसर्च से पता चला है कि किंडी मनी अर्न करने में एक्सपर्ट है। अगर वो अपना टैलेंट अंडरवर्ल्ड के बाहर यूज़ करे तो वो एक ग्रेट मर्चेंट या फाइनेंसर बन सकती है। विकिर प्रॉमिस करता है कि अगर वो किंडी उसके क्वेश्चंस के आंसर्स दे देगी तो वो उसे यहाँ से जाने देगा, लेकिन आंसर्स नहीं मिले तो उसे हमेशा रिग्रेट करना पड़ेगा। किंडी कहती है कि वो जितने आंसर्स दे सकती है उतने देगी। विकिर पूछता है कि उसके ऑपरेशंस कैसे लग रहे हैं। किंडी कहती है कि वो एक्सीलेंट ऑपरेट कर रहा है। विकिर वॉर्न करता है कि अगर किंडी ऑनेस्ट नहीं रही तो वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाएगा। किंडी कहती है कि उसे लगता है कि विकिर चीज़ों को राइट तरीके से हैंडल कर रहा है। विकिर खड़ा होकर उसके पास जाता है। किंडी थोड़ा डर जाती है। विकिर उसका फेस पकड़ता है और कामली पूछता है कि इसका रीज़न क्या है। विकिर फिर पीछे चला जाता है। विकिर पूछता है कि वो क्या गलत कर रहा है। किंडी जवाब देती है कि बहुत पहले से ही एज अ काउंसिल वर्च्यू एक मेन फैक्टर होता है। जब वो न्यू लॉस क्रिएट कर रहा है, स्ट्रिक्ट क्रिमिनल्स को पनिश कर रहा है और अपनी डिग्निटी को लॉस के थ्रू रेज कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में मेन सिटी स्टेबल रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिटी कोलैप्स कर सकती है। इन लॉस की वजह से विकिर हेट और पब्लिक एंगर गेन करेगा। आगे चलकर बास्करविल क्लैन उसे कभी ट्रूली वेलकम नहीं करेगा। अगर वो और ज़्यादा पावर गेन करता है तो एंड में लोग उससे नफरत करेंगे और बास्करविल उसे थ्रेट और टारगेट करेगा। विकिर पूछता है कि उसके हिसाब से उसे अब क्या करना चाहिए। किंडी कहती है कि उसे अपनी अथॉरिटीज़ बास्करविल क्लैन को रिटर्न कर देनी चाहिए और जो भी ग्लोरी उसे मिली है वो क्लैन लीडर को सौंप दे। अगर वो ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहता तो उसे ली रोज माउंटेन या एम्पायर सेंटर की एकेडमी में जाना चाहिए, जहां उसकी एज और स्टेटस के लोग कॉमन हैं। वहां वो अपनी पावर्स हाइड करके अपनी आइडेंटिटी वॉश कर सकता है। सही टाइम आने पर बास्करविल क्लैन लीडर खुद उसकी जगह जर्नी करेगा। किंडी विकिर को देखती है। उसका एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो जाता है। किंडी सोचती है कि हंटिंग डॉग्स आखिरकार अपनी ही ओनर की नेक पकड़ लेते हैं। यही एक तरीका है हेट ट्रेल को अवॉइड करने का। विकिर कहता है कि वो इस एडवाइस को ध्यान में रखेगा। ये एडवाइस बहुत अच्छी थी। उसके आइडियाज़ विकिर के लिए प्रैक्टिकली आइडेंटिकल है। प्रॉमिस के तौर पर वो किंडी को फ्री करता है। किंडी हैरान होकर पूछती है कि क्या वो सच में उसे जाने दे रहा है। विकिर जवाब देता है कि वो अपना प्रॉमिस हमेशा कीप करता है। किंडी जाते हुए कहती है कि वो होप करती है कि आज जो हुआ वैसा फिर कभी रिपीट ना हो। फिर विकिर एक कहानी सुनाता है। वो मेसी मेडू नारो क्लैन के बारे में बताता है, जो अंडरडॉग सिटी के फाउंडिंग क्लैन्स में से एक प्रेशियस मर्चेंट क्लैन था। टोटल 8 क्लैन्स थे, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इवेंट में ये क्लैन खत्म हो गया। मेसी मेडू नारो क्लैन के यंगेस्ट सन के बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन वो अपना न्यूली लर्नड स्किल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, लेकिन वो स्किल बास्करविल क्लैन की सीक्रेट टेक्निक निकली जिसे सिर्फ फैमिली मेंबर्स जानते थे। ये न्यूज़ जल्दी ही बास्करविल क्लैन लीडर तक पहुंच गई और उन्होंने इसे टॉप सीक्रेट मिलिट्री इन्फॉर्मेशन लीक मान लिया। इसके बाद बास्करविल ने हंटिंग डॉग्स रिलीज किए और मेसी मेडू नारो क्लैन को कंप्लीटली क्रश कर दिया। लेकिन रियलिटी ये थी कि पीछे से किसी और ने स्ट्रिंग्स पुल की थी। 7 क्लैन्स के यंग डीमंस ने टेक्निक स्टील की थी और मेसी मेडू नारो के चाइल्ड को सीखने दिया गया था। किंडी गुस्से में कहती है कि 8 क्लैन्स की स्टोरी से उसका क्या रिलेशन है। विकिर बताता है कि असल में मेसी मेडू नारो क्लैन का मैसेकर किया गया था। 7 फूल्स ने एक ईयर्स ओल्ड गर्ल पर क्राइम्स कमिट किए सिर्फ ऑब्सेशन और ब्यूटी की वजह से। ये सुनकर किंडी और नहीं सुनना चाहती। विकिर आगे बताता है कि कुछ टाइम बाद एक न्यू डेप्यूटी काउंसिल अपॉइंट हुआ। उसने सिटी की ओल्ड प्रॉब्लम सॉल्व की और उन 7 इडियट्स को ब्रूटली टॉर्चर किया जब तक उन्होंने सारे क्राइम्स एडमिट नहीं कर लिए। एंड में उनके लास्ट वर्ड्स सिर्फ आई एम सॉरी थे। किंडी रोते हुए पूछती है कि उन्होंने सॉरी किसके सामने बोला। विकिर जवाब देता है कि उसी यंग गर्ल के सामने जो फेक नेम यूज कर रही थी, सिंडी विंडी, मेसी मेडू नारो क्लैन की लास्ट सर्वाइवर। किंडी को विश्वास नहीं होता। विकिर उसे प्रिजन में ले जाता है जहां वो 7 लोग टॉर्चर की हालत में होते हैं। वे अपने ही ब्लड से माफी मांग रहे होते हैं। किंडी की आंखों से आंसू रुकते नहीं, वो नीज पर गिर जाती है। फिर भी वो कहती है कि क्लैन का वेंजेंस अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी और क्लैन से डील करना बाकी है। विकिर कहता है कि सिंडी विंडी के पास इनफ राइट्स हैं, वो जो चाहे कर सकती है।
किंडी पूछती है कि बास्करविल क्लैन का हिस्सा होकर भी वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। विकीर कहता है कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है। किंडी समझ जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसकी लाइफ डेट रिपे करेगी और फ्यूचर में उसे कभी मनी की चिंता नहीं होने देगी। विकीर हंसता है और कहता है कि वो इस प्रॉमिस को याद रखेगा। नेक्स्ट डे वाइस काउंसिल पैलेस में चूहा दरवाज़ा खोलकर डेप्यूटी काउंसिल को उठने के लिए कहता है। रूम में हर तरफ बॉडीज और ब्लड होता है। विकीर कैजुअली गुड मॉर्निंग बोलता है। चूहा पूछता है कि ये बॉडीज किसकी हैं। विकीर मजाक में कहता है कि शायद उसने नींद में मार दिया होगा, फिर हंसकर कहता है कि वो जोक था। दोनों बाहर निकलते हैं। चूहा पूछता है कि क्या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ने विकीर को ऐसा बना दिया। विकीर कहता है कि लगता है उसने बहुत ज़्यादा अटेंशन गैदर कर लिया है। पॉइजन एरोज, पॉइजन ड्रिंक्स और एसिड अटैक्स तक झेल चुका है। विकीर मानता है कि ये सिचुएशन अनोइंग है और उसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। तभी सामने बास्करविल क्लैन का मैसेंजर आता दिखता है, जिसे देखकर चूहा शॉक में सीधा खड़ा हो जाता है। बास्करविल फैमिली से कोई आया होता है। चूहा उन्हें देखकर शॉक हो जाता है। बास्करविल फैमिली से बैरीमोर आया होता है। बैरीमोर बोलता है कि बहुत दिनों बाद यंग मास्टर विकीर को देख रहा है। विकीर जवाब देता है कि बैरीमोर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। बटलर बैरीमोर हंसते हुए कहता है कि वो यही होप करता था और पूछता है कि मेन रेसिडेंट छोड़ने के बाद विकीर ठीक है या नहीं। विकीर कहता है कि वो बस थोड़ा लकी था। चूहा अपने मन में सोचता है कि क्या यही बास्करविल फैमिली का बेस्ट बटलर है जिसने 4 जनरेशन्स को सर्व किया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी सर्वेंट रोल मॉडल से मिलेगा। विकीर कहता है कि अगर बैरीमोर यहाँ आए हैं तो इसका मतलब साफ है। बैरीमोर कहता है कि पेट्रियट्स ने विकीर का प्रोग्रेस देखकर बहुत प्रेज किया है और उसे रेसिडेंट में वापस आने को कहा है। देखने से लगता है कि ह्यूगो उससे काफ़ी खुश है। विकीर सोचता है कि ह्यूगो खुश है। ह्यूगो विकीर का प्रोग्रेस देखकर कहता है कि बास्करविल फैमिली में लोग सिर्फ वेपन्स यूज़ करना जानते हैं, ब्रेन किसी ने यूज़ नहीं किया। लेकिन विकीर ने ऐसा काम किया है जिससे ये इमेज टूट जाएगी। ह्यूगो उसकी तारीफ करता है और उसे अच्छा बेटा कहता है। विकीर कहता है कि उसने वही किया जो उसे सही लगा और अपने मन में सोचता है कि क्या यही खुश होना कहलाता है। ह्यूगो आगे कहता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलता है, इसलिए इस साल विकीर को अकेडमी भेजा जाएगा। विकीर सोचता है कि जैसा उसने सोचा था वही हुआ। बेस्ट अकेडमी, एम्पायर का सेंटर, जहां एम्परर की लाइट्स जमा होती हैं, अरिस्टोक्रेसी और रॉयल फैमिलीज के चिल्ड्रन पढ़ते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से स्टूडेंट्स को वहीं डॉर्मिट्रीज में रहना पड़ता है। विकीर समझता है कि ये उसका अपॉर्चुनिटी है, अटेंशन से दूर रहकर अपनी पावर्स ग्रो करने का। ह्यूगो कहता है कि वो और लोगों को चूज करना चाहता है और अगर विकीर अपनी सिबलिंग्स में से किसी को साथ ले जाना चाहता है तो बता सकता है। विकीर कहता है कि ट्रिपलेट ब्रदर्स उसके काफ़ी क्लोज हैं और अपने मन में सोचता है कि वो उन्हें सैंड बैग की तरह यूज़ करेगा। ह्यूगो मान जाता है और कहता है कि वो तीनों को भेज देगा। ह्यूगो उसे याद दिलाता है कि जब विकीर 8 साल का था तब एक प्लान था। विकीर कहता है कि वो मॉर्क क्लैन के साथ जॉइंट ट्रेनिंग और रूबी माइंस वाले प्लान की बात कर रहा है, जिसमें बार्बरिस से हमेशा के लिए छुटकारा पाना था। ह्यूगो हंसते हुए कहता है कि वो प्लान वर्क कर गया। मॉर्क क्लैन ने जॉइंट रेट सजेस्ट किया था और वे लोग काफ़ी हम्बल थे। ह्यूगो सलाह देता है कि अकेडमी जाने से पहले विकीर उनकी टेरिटरी में जाकर इंस्पेक्शन करे और देखे कि लॉस चेंज हुए हैं या नहीं। विकीर कहता है कि वो ऑर्डर्स फॉलो करेगा और निकल जाता है। चूहा पीछे से बाय बोलता है और कहता है कि वो यहाँ अपना बेस्ट देगा। विकीर सोचता है कि वो जल्द ही जनरल सुहावा से अलग हो जाएगा। थोड़ा आगे जाकर विकीर को सेंस होता है और वो कहता है कि सब लोग बाहर आ सकते हैं। तभी पिटबुल्स के मेंबर्स सामने आते हैं जो विकीर को सेफली मॉर्क क्लैन तक पहुंचाने वाले होते हैं। स्टैफोर्ड सीट कहता है कि वे सेफ ट्रैवल इंश्योर करेंगे। विकीर पूछता है कि अंकल बोस्टन टर्न कैसे हैं। स्टैफोर्ड बताता है कि वे पहले जैसे ही हैं, लेकिन ऑक्शन इंसिडेंट के बाद विकीर को एडमिट करना चाहते हैं। विकीर सोचता है कि उसे उनसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। थोड़ी देर बाद वे मॉर्क रीजन पहुंच जाते हैं। विकीर ऑब्जर्व करता है कि कोई लॉ ब्रेक नहीं हो रहा। स्टैफोर्ड बताता है कि वे इंस्पेक्शन के लिए भेजे गए हैं, लेकिन विकीर साफ कहता है कि असल में उन्हें बार्बरिस से पीछा छुड़ाने के लिए भेजा गया है। स्टैफोर्ड बताता है कि मॉर्क क्लैन ने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, लो हाउस के 30 पार्लियामेंट मेंबर्स और 100 मेजेस। विकीर को लगता है कि मॉर्क क्लैन इसे ज़्यादा सीरियस ले रहा है, जबकि बास्करविल सिर्फ एक डजन नाइट्स और खुद विकीर को लाया है। विकीर सोचता है कि बार्बरस लाइफस्टाइल को देखना बुरा आइडिया नहीं है। आगे चलते हुए ट्रीज पर ह्यूमंस के बोन्स लटके हुए दिखते हैं। विकीर कहता है कि ये मॉर्क क्लैन का मैसेज है बार्बरस के लिए। स्टैफोर्ड कहता है कि ये बहुत स्कैरी वार्निंग है। ये देखकर विकीर को कैम्प्स की याद आती है और वो सोचता है कि अब तक वो काफ़ी बड़ी हो गई होगी। तभी 3 लड़कियां सामने आती हैं। स्टैफोर्ड पूछता है कि कौन है। वे खुद को मॉर्क क्लैन की 3 फ्लावर्स बताती हैं, हाई सिस, मिडिल सिस और लो सिस। बिना परमिशन के आगे जाने से रोक देती हैं। विकीर पहचान लेता है कि ये तीनों इंसेन हैं और कहा जाता है कि अगर ये तीनों साथ काम करें तो हेवेंस
को टच कर सकती हैं। विकीर बताता है कि वे बास्करविल की एनवॉय टीम है और फ्रेंडली रिलेशंस बेटर करने के लिए इंस्पेक्शन करने आए हैं और गेट ओपन करने को कहता है। लोसिस मना करती है और कहती है कि पहले रिपोर्ट करनी होगी और रिप्लाई कल मिलेगा। विकीर पूछता है कि उनके पास कौन सा राइट है जो वो उसे उसी की लैंड में एंटर करने से रोक रही हैं। हाइसिस जवाब देती हैं कि वे रेंट दे रही हैं और टेनेंट प्रोटेक्शन लॉ उनके फेवर में है। विकीर कामली कहता है कि उसने वो लॉ चेंज कर दिया है और जो टेनेंट लॉ उसे पसंद नहीं आएगा वो बदल देगा। वो लास्ट वार्निंग देता है कि गेट ओपन करें। तीनों लड़कियां डर भी जाती हैं और गुस्से में मैजिक अटैक कर देती हैं। वे कहती हैं कि उन्होंने अंडरडॉग सिटी के साइको डिप्यूटी के बारे में सुना है और ऐसे लोगों से डील करना उन्हें आता है। स्टैफर्ड कहता है कि ये बातों से सॉल्व नहीं होगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि इन तीनों को अपनी जगह पता है या नहीं। विकीर आवाज़ पहचान लेता है। ट्रिपलेट्स आगे आते हैं। लड़कियां सिंबल्स देखकर शॉक हो जाती हैं। XXX बास्करविल सिंबल। विकीर तीनों को देखकर शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि ये तीनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। 888 बोलते हैं कि वे इसे पे करेंगे क्योंकि विकिर ने उन्हें एकेडमी के लिए रेकमेंड किया है, इसलिए बीचर उन्हें ही हैंडल करने दें। विकिर अपने मन में सोचता है कि ये लोग एकेडमी के लिए ऐसा कर रहे हैं, उसने तो इन्हें सिर्फ सैंडबैग की तरह यूज़ करने का सोचा था। फ्यूचर में ये तीनों ग्रो होकर मर्डर मशीन बन सकते हैं, लेकिन अभी ये लोग स्टूपिड हैं। ये खुद से डिसाइड भी नहीं कर पाते और ना ही कोई परफेक्ट मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी अगर इनकी केयर ली जाए तो इन्हें यूज़ किया जा सकता है। विकिर बाहर से बोलता है कि वो अपने ब्रदर्स पर ट्रस्ट करता है। तीनों लड़कियां बोलती हैं कि इन 3 इडियट्स को बस इतना ही आता है कि साथ साथ कैसे चलना है। 888 जवाब देते हैं कि असली इडियट्स तो ये तीनों लड़कियां हैं। लड़कियां गुस्से में बोलती हैं कि वे इंसुलेटेड डॉग्स को एजुकेट करती हैं। तीनों तुरंत मैजिक यूज़ करके ट्रिपलेट्स पर अटैक कर देती हैं। तीनों लड़कियां वाटर, अर्थ और ग्रास मैजिक यूज़ करती हैं। ज़मीन के अंदर से मैसिव रूट्स निकल आते हैं। हंसते हुए वे कहती हैं कि बास्करविल के कीड़ों को ये देखकर कैसा लगा और क्या सच में उन्हें लगता है कि वे इसे ब्रेक कर पाएंगे। 888 कहता है कि ये कोई मीट भी नहीं है और पूछता है कि वे कहना क्या चाहती हैं, और फिर बास्करविल फर्स्ट फैंग यूज़ करता है। स्टैफर्ड सीड देखकर बोलता है कि ये क्लीन फर्स्ट फैंग है, लेकिन 888 का फर्स्ट फैंग यूज़ करने के बाद भी रूट्स पर कोई असर नहीं होता। तीनों लड़कियां हंसती हैं और कहती हैं कि ऐसे ट्रैश को उन्हें टच करने का कोई चांस नहीं है। ये सुनकर 888 बहुत गुस्सा हो जाते हैं। स्टैफर्ड सीड बोलता है कि ये काफ़ी एंटरटेनिंग है। मैजिक और स्वॉर्ड के बीच फाइट चल रही है। ये देखने लायक है कि स्वॉर्ड स्ट्रॉन्गर है या मैजिक। मैजिक यूजर्स मैना एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और स्वॉर्ड्समैन सेल्फ मैना से स्वॉर्ड्समैनशिप इंप्रूव करते हैं, जिससे लाइफ फोर्स इंक्रीज होती है। ये सब विटनेस करना वंडरफुल है। इतना टैलेंट और पोटेंशियल एक साथ दिख रहा है। तीनों साइड्स लगातार एक दूसरे पर अटैक्स करते रहते हैं। विकिर बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये फॉरएवर चलेगा। स्टैफर्ड सीड कहता है कि यंग मास्टर विकिर इस गेम को प्ले नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके लेवल से बहुत ऊपर हैं। विकिर अपने मन में सोचता है कि ये कितना बोरिंग है और ये लोग मर क्यों नहीं जाते। फिर वो बोलता है कि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है और यहाँ से चलने को कहता है क्योंकि फोर्ट्रेस के साथ उन्हें और भी कई चीज़ें डिस्कस करनी है। तभी कैम्स आती है और बोलती है कि उसके एरिया में उसके सामने ये सब क्या हो रहा है। वो फायर मैजिक यूज़ करती है। फाइट में लगे सभी लोगों को इंस्टेंटली सेंस हो जाता है कि फायर मैजिक आ रहा है और वे पीछे हट जाते हैं। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। विकिर देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि क्या ये लोग मर गए। ट्रिपलेट्स उठकर देखते हैं कि फायर मैजिक आखिर आई कहाँ से और तीनों लड़कियों से पूछते हैं कि वे लोग क्या कर रही थीं, क्योंकि वे लोग ऑलमोस्ट मर ही गए थे। स्मोक हटने के बाद तीनों लड़कियां डरते हुए कहती हैं कि उन्हें लगा वे मरने वाली हैं। अगर डॉज करने में थोड़ा भी स्लो होती तो डेथ कन्फर्म थी। केम्स गुस्से में पूछती है कि वे लोग कर क्या रहे हैं। विकिर ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि ये केम्स है। केम्स बोलती है कि वो किसी को भी फॉरगिव नहीं करेगी अगर उसके टेरिटरी में कोई ड्रामा करेगा। तीनों तुरंत सफाई देती हैं कि वे सिर्फ इंट्रूडर्स को रोक रही थी क्योंकि उन्हीं ने पहले ट्रबल स्टार्ट किया था। केम्स बोलती है कि क्या उन्होंने अभी उसे केम्स कहा। तीनों तुरंत कहते हैं कि नहीं, वाइस फोर्ट्रेस कैप्टन केम्स। केम्स वार्निंग देती है कि अगर वे उनके जैसे नहीं बनना चाहते तो सावधान रहें। तीनों लड़कियां तुरंत अपॉलॉजी कर लेती हैं। तभी केम्स की नज़र विकिर पर पड़ती है। केम्स कहती है कि बहुत दिनों बाद पिक्चर 1 बास्करविल को देखा है, पूरे 7 ईयर्स हो गए। विकिर कहता है कि हाँ, काफ़ी टाइम हो गया कैमू। विकिर अपने मन में सोचता है कि उसका बेबी फैट धीरे धीरे डिसअपियर हो गया है। यही कैमू मॉर्क की ब्यूटी थी जो लोगों के हार्ट्स कैप्चर कर लेती थी। पास्ट लाइफ में उसके बारे में बहुत र्यूमर्स थे, लेकिन इस लाइफ में वे सुनाई नहीं दे रहे। वो सोचता है कि ये मैटर नहीं करता। केम्स गेट ओपन करने को कहती है क्योंकि ट्रिपलेट्स उसकी बातें सुन ही नहीं रहे थे। केम्स गुस्से में बोलती है कि इतने टाइम बाद मिलने पर क्या विकिर के पास बस इतना ही कहने को है। विकिर कामली पूछता है कि और क्या कहना था। स्टैफर्ड सीड सोचता है कि जो बैटल अभी ट्रिपलेट्स और 3 फ्लावर्स के बीच थी, अब वो 2 क्लैंस के राइजिंग स्टार्स के बीच होने वाली है। केम्स कहती है कि 0 पॉइंट्स। ये एटीट्यूड कैसा है अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ। 100 में से 0 पॉइंट्स।
ट्रिपलेट्स ये सुनकर विकिर को देखने लगते हैं और विकिर भी ये सुनकर शॉक हो जाता है।